हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस थर्ड चैप्टर का वन शॉट लेक्चर में। सबसे पहले आपको इस चीज़ की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो जो बनाए थे प्रकाश के परावर्तन के लिए, जो कि वन शॉट 2 से 3 घंटा में समाप्त हो गया। दूसरा वीडियो प्रकाश का अपवर्तन के लिए बनाए थे, जो कि वो भी 2 घंटा के लगभग में समाप्त हो गया, मतलब वन शॉट। हर एक वीडियो में एक चैप्टर की समाप्ति करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ अच्छा से समझा करके आपको अपने तरीके से उसको लिखना है। परिभाषा हो चाहे जो भी चीज़ें हो, समझना है, खुद से लिखना है, नोट्स बनाना है। और ये नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है अमित गौरव एडुकेशन, इसको फटाक से जा करके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पे। और ये अगर नहीं ज्वाइन हो रहा है और अब 10th के सीरियस पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो 8298614113 पे अगर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा और आपको सारा PDF मिलते रहेगा। तो इससे पहले हम प्रकाश का प्रवर्तन का वीडियो, फिर प्रकाश का अपवर्तन का वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो था मानव नेत्र का वीडियो, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और हमारा ये चौथा वीडियो जो कि तीसरा चैप्टर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। किसके लिए है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत। तो इस वीडियो में हम लोग विद्युत को पूरा अच्छे तरीके से ऑपरेशन कर देंगे। एक भी टॉपिक हमारा नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा विद्युत एक में समा जाएगा। क्या है नहीं है, ओम के नियम पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रतिरोध को पढ़ेंगे, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्रम पढ़ेंगे, फिर हम लोग हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करते जाएंगे। साथ में जिस टाइप से नॉमरिकल पूछे जाते हैं, हर एक नॉमरिकल भी कवर होते जाएगा आपका। एक भी नॉमरिकल छूटेगा नहीं, हर एक नॉमरिकल आपका कवर होते जाएगा। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना है और हर एक चीज़ को ध्यान से समझते जाना है, सरलता से अपने नोटबुक में लिखते जाना है उस चीज़ को। सबसे बड़ी चीज़ वही है, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी भुक रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बकर बकर कर रहे हैं, ये चीज़ को आपको सबसे पहले समझना है। समझने के बाद उसको खुद के शब्दों में कोशिश करना है अच्छा से लिखने का। अगर आप इतना चीज़ करते हैं तो आप बहुत बेहतर कर पाइएगा, और इतना नहीं करते हैं तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आप पढ़े भी होंगे, ये चीज़ भूल गए होंगे, तो भी आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और हमेशा के लिए, कम से कम एग्ज़ाम तक के लिए तो याद ही रहेगा। नहीं पढ़े होंगे, कुछ पता ही नहीं है, तब तो और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ है। तो इस पूरे चैप्टर में सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, कुछ साइन कि ये वाला चिन्ह रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, ये वाला चिन्ह रहेगा। पूरा इस पूरे चैप्टर में आपको याद रखना है। ये प्रतीक अगर आपको कहीं पे दिखता है तो इसको हम लोग कहते हैं विद्युत सेल। क्या कहते हैं? विद्युत सेल का प्रतीक है। ये हमारा क्या है? विद्युत सेल का प्रतीक है। जो बड़ा वाला लाइन जो है प्लस को डिनोट करता है और छोटा वाला लाइन माइनस को डिनोट करता है। क्योंकि आप कभी भी विद्युत सेल देखे होंगे, उसमें 2 टर्मिनल रहता है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये हो गया उसका ग्राफ, जिसमें बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस को दर्शाएगा। अगर बहुत सारे सेलों का संयोजन की बात करें तो इस प्रकार से रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि बहुत सारे सेलों की संयोजन हो गया। अगर हम लोग कुंजी का बात करेंगे, कुंजी यानी कहने का मतलब वो स्विच, कुंजी एक शुद्ध हिंदी भाषा है जिसका मतलब क्या है? स्विच जो हम लोग टिप टैप करते हैं। तो इस तरह का अगर दिखेगा तो उसको हम लोग कुंजी कहेंगे। लेकिन अगर बीच में डॉट नहीं बना हुआ है तो कहेंगे कि वो ऑफ है। अगर बीच में डॉट बन गया तो मतलब वो जो कुंजी है वो ऑन है, वो जो प्लग है, स्विच है, वो क्या है? ऑन है। ये याद रखना है आपको कि जब इस प्रकार से ये खुला हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे कि स्विच जो है ऑफ है। बंद है तो हम लोग कहेंगे स्विच जो है ऑन है। तार संधि को किस प्रकार से दर्शाया जाएगा? तो ये हमारा ये जो दिख रहा है आपको, इस प्रकार से तार संधि को दर्शाया जाएगा। अगर तार संधि नहीं हुआ है, तार के ऊपर से क्रॉसिंग किया गया है, तो आपको ये दर्शाएगा तार के क्रॉसिंग को। उसके बाद विद्युत बल्ब को 2 तरह से दर्शाया जाएगा, या तो बल्ब बनाया जाएगा या तो इस प्रकार से बनाया जाएगा, तब हम लोग कहेंगे विद्युत बल्ब बना हुआ है। प्रतिरोध को जिगजैग की तरह दिखाया जाएगा, जिगजैग इसको कहते हैं, प्रतिरोध को दर्शाया जाएगा। प्रतिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक को इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। अगर हम लोग एमीटर की बात करें तो एमीटर को इस प्रकार से दर्शाया जाएगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, बीच में ए रहेगा। अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर को इस तरह से दर्शाया जाएगा। तो ये कुछ चिन्ह हैं, साइन है, जिसको आपको सुंदर से कॉपी में लिख लेना है। और ये नॉलेज की बातें हैं जो कि बुक में हमें हर एक जगह पे यूज हुआ है, तो आपको ये सारा चीज़ याद रखना है। उसके बाद हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो इस विद्युत, जो हमारा चैप्टर का नाम है क्या है? विद्युत, 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 इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारा विद्युत है,
इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से विद्युत के प्रॉपर्टीज सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली बात, जो विद्युत है वो अभी के लाइफ में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि विद्युत, जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं तो पानी के बिना ज़िंदगी संभव नहीं है, उसी प्रकार से अभी के लाइफ में विद्युत के बिना भी ज़िंदगी संभव नहीं है। आप जिस फ़ोन में अभी मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, जो फ़ोन आपके पास है, अगर विद्युत नहीं रहेगा, चार्ज नहीं होगा, तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसमें भी 90% योगदान विद्युत का है। विद्युत रहेगा ही नहीं तो सारा कुछ शट ऑफ हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। यानी विद्युत हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज से अगर बहुत साल पहले चल जाए, जब विद्युत नहीं था, तो उस समय विद्युत इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अभी है। इसका ज़रूरत इस तरह से बन गया है कि हर एक चीज़ में विद्युत ही चाहिए। अब विद्युत उत्पन्न कैसे होता है, विद्युत होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा विद्युत आवेश। विद्युत उत्पन्न कैसे होता है, विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होता है, वो पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा विद्युत आवेश। क्या पढ़ना पड़ेगा? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का एक छोटा सा प्रभाव हम लोग 9th में भी पढ़ना रहता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप लोग कंघी को बाल में रगड़ते हैं या पेन को बाल में रगड़ते हैं, उसके बाद छोटे छोटे कण, एकदम सूक्ष्म कण कागज़ के उसके पास लेकर के जाते हैं, तो वो क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है। वो क्या करने लगता है? आकर्षित। जब हम लोग अब कंघी बाल में रगड़ते हैं या फिर पेन बाल में रगड़ते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों कागज़ पे लेकर के जाते हैं, तो वो उसको क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है, अपनी ओर खींचने लगता है। यही दर्शाता है विद्युत आवेश का। यही दर्शाता है, क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है विद्युत आवेश को। तो विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश कोई भी वस्तु का एक आंतरिक गुण होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए दो वस्तु है, कोई भी दो वस्तु है, पहला वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है। सबसे पहली बात बताइए कि आपका गुण क्या है? हर एक आदमी का कुछ ना कुछ गुण होता है। किसी का गुण है कि वो लेट तक जाग सकता है, किसी का गुण है कि बिना पानी पिए बहुत देर तक रह सकता है, किसी का गुण है कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है, किसी का गुण है कि वो पढ़ने में बहुत तेज़ है। ये सारी चीज़ें क्या है? गुण है, गुण है। उसी प्रकार से कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु का आंतरिक गुण होता है आवेश। बस उसको बाहर लाने का देरी है, बस उसको बाहर लाने की देरी है। जैसे कि कोई स्टूडेंट का गुण है कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है, इतना तेज़ दौड़ता है कि उसके अगल बगल से कोई नहीं टिक सकता। तो बहुत तेज़ जो दौड़ रहा है, वो उसका गुण जो है वो रहेगा ही, लेकिन उस समय आने पे बाहर आएगा। वैसा ही आवेश जो है, विद्युत आवेश, ये जो है विद्युत आवेश जो है, ये वस्तु का एक गुण है जो रहता है हर एक वस्तु में, लेकिन उस समय आने पे बाहर आता है। जैसे कि हम लोग परमाणु को जब पढ़ते हैं, तो परमाणु में मान लीजिए परमाणु है, तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये जो विद्युत आवेश है, ये यही दो चीज़ का खेल है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। बल्कि हम तो कहेंगे बस एक ही चीज़ का खेल है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही विद्युत आवेश का मेन मुख्य कारण है। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है, वही मुख्य कारण है हम लोगों को किस चीज़ का? वही मुख्य कारण है हम लोगों के विद्युत आवेश का। समझ आ रहा है? जैसे कि हम, ये पेन उदासीन है, अब इस पेन को जब बाल में रगड़े तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, इसी के कारण हम लोगों को क्या हुआ? सबसे पहले विद्युत आवेश की परिभाषा पढ़ने से पहले इसका जो दो प्रकार होता है उसको समझ जाइए। अब उससे भी पहले ये समझ जाइए, क्या समझ जाइए, जितना बोलते उतना करते जाइए, दिमाग में सेट हो जाएगा पक्का। हम मेरा तरीका देखिए, ये जो हमारा ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन को प्लस माना जाता है और इलेक्ट्रॉन को माइनस माना जाता है। प्रोटॉन को प्लस माना जाता है, इलेक्ट्रॉन को माइनस माना जाता है। तो जो अभी हम आवेश समझाने का कोशिश कर रहे हैं वो दो तरह का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है? कांच की छड़ को जब रेशम के धागे से रगड़ा जाता है तो इसमें प्राप्त आवेश धन आवेश होता है। जब कांच के छड़ को रेशम के धागे से रगड़ते हैं तो इसमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? धन आवेश होता है। लेकिन जब एल्बोनाइट की छड़ को ऊन के धागे से रगड़ा जाता है तो इसमें प्राप्त आवेश जो होता है वो ऋण आवेश होता है। मतलब कि कभी पे कहीं रगड़ रहे हैं तो धन आवेश मिल रहा है, कहीं रगड़ रहे हैं तो ऋण आवेश निकल रहा है। तो ये सारा जो चीज़ है बस एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कि जब हम किसी से रगड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन या तो इससे इसमें गया होगा या तो इससे इसमें गया होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में गया, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में गया, मान लीजिए यहाँ पे दो वस्तु है, एक वस्तु है ए और एक वस्तु है बी, ठीक है। तो जब दोनों को रगड़े हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चल गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चल गया।
तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जब समान रहता है तब वहाँ पे उस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि ये वस्तु उदासीन है। लेकिन जब इसका इलेक्ट्रॉन चल गया तो इलेक्ट्रॉन क्या था, माइनस, माइनस चल गया। पहले दोनों बराबर था, दोनों क्या था, बराबर था, दोनों क्या था, बराबर था, दोनों क्या था, बराबर था, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन चल गया। तो जब इलेक्ट्रॉन चल गया, जब इलेक्ट्रॉन चल गया तो इसमें माइनस कम गया, प्लस ज़्यादा हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो उसको कहेंगे कि पॉजिटिव हो गया। यानी यहाँ से आपको एक पॉइंट लिखना है और याद रखना है कि जब कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो वस्तु धनात्मक होता है, और जब कोई वस्तु में इलेक्ट्रॉन आता है तो वह वस्तु ऋणात्मक होता है। पहले आप लोग बताइए, क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया? इतना बात आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया? अब यहाँ से हम लोगों को जब इसकी परिभाषा की बात करेंगे, विद्युत आवेश की परिभाषा की बात करेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है, तब आप लोगों को याद रखना है कि विद्युत आवेश, उसको फटाक से नोट जरूर कर लीजिएगा कि विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तुओं का आंतरिक गुण होता है, प्रत्येक वस्तुओं का आंतरिक गुण होता है जिससे विद्युत बल आरोपित होती है, जिससे क्या होती है, विद्युत बल आरोपित होती है। सिंपल है, विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तुओं का एक आंतरिक गुण है। विद्युत आवेश क्या है? प्रत्येक वस्तुओं का आंतरिक गुण है, जिससे क्या होता है, जिससे विद्युत बल आरोपित होता है, वही हमारा आवेश। समझ में आया सबको? किसी प्रकार का दिक्कत है? किसी प्रकार का दिक्कत है? और ये मेन जो आवेश उत्पन्न होने का मेन जो रीजन है वो क्या है उसका मेन रीजन? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मेन उसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कोई वस्तु उदासीन है, कोई वस्तु उदासीन है, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, प्रोटॉन मतलब प्लस। कोई वस्तु उदासीन है यानी विद्युत आवेशित नहीं है, तो उसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है। लेकिन जैसे ही कुछ इसमें किया जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर जाएगा, प्रोटॉन तो नहीं जाएगा क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के बीच में होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके कोई और वस्तु में जाएगा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, जिससे ये धनावेशित हो जाएगा। तो जब कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह वस्तु धनावेशित होता है, और जब ये निकल करके किसी में गया और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले समान था, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले समान था, उदासीन था, अब इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें चल गया, तो जिससे निकला, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला वह धनावेशित हो गया। वो क्या हो गया? धनावेशित। और जिसमें गया वो ऋणावेशित हो गया। जिसमें गया वो क्या हो गया? ऋणावेशित। जिससे गया वो धनावेशित, जिसमें गया वो ऋणावेशित। और हमारा जो आवेश है वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश पॉजिटिव, जिसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन, जो कि धन आवेशित होता है, पॉजिटिव होता है। ऋण आवेश निगेटिव, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धन आवेश उत्पन्न होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है कोई वस्तु में, इस पॉइंट का मतलब वही है कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है किसी वस्तु में, इलेक्ट्रॉन निकल करके कहीं गया है, तो यानी वो वस्तु धनावेशित होगा। क्या होगा? धनावेशित होगा, धन आवेश उत्पन्न होता है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी किसी में अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद क्या है? खुद ऋणात्मक है। तो वो जहाँ से जाएगा वहाँ धनात्मक की संख्या बढ़ेगी, और वो जहाँ जाएगा वह धनात्मक की संख्या घटेगी, तो ये ऋणात्मक अपना प्रभाव ज़्यादा चढ़ा देगा। समझ में आ रहा है ना? सिंपल आपको पॉइंट लिखना है और सिंपल याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धन आवेशित उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋण आवेश उत्पन्न होता है। उसके बाद है इसका रूल, धन आवेशित और ऋण आवेशित का रूल।
विद्युत अस्थैतिकता का आधारभूत नियम क्या है? देखिए, बस सिंपल बात है, इसका कुछ है नहीं। इलेक्ट्रॉन यानी माइनस, इलेक्ट्रॉन यानी माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यानी प्लस, प्रोटॉन यानी प्लस। तो कह रहा है कि जब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जब समान आवेश रहेगा माइनस माइनस, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा यानी दूर भागेगा, दूर भागेगा। प्लस प्लस समान आवेश है तो एक दूसरे से दूर भागेगा, दूर भागेगा। यानी जब समान आवेश रहेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, जब समान आवेश रहेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, माइनस माइनस से दूर भागेगा, प्लस प्लस से दूर भागेगा। लेकिन जब असमान आवेश रहेगा यानी एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आपको याद रखना है कि दो आवेश जब समान होगा यानी प्लस प्लस माइनस माइनस तो वो प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करने का मतलब है कि दूर भागेगा। लेकिन जब असमान आवेश होंगे, दो आवेश अलग अलग होंगे, एक प्लस एक माइनस प्लस, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। समझ में आ रहा है बात को? आपको बस ध्यान में रखना है ये बात। और प्रॉपर्टीज़ में अगर पूछ भी देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है कि अगर दो समान आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित, तो दो समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करेंगे, असमान आवेश है तो आकर्षित करेंगे। अलग अलग रहेगा आकर्षण, सेम रहेगा दूर भागेगा। समझ में आ रहा है ना? प्रकृति का नियम है, कोई भी दो चीज़ अपोजिट रहेगा तो आकर्षित होगा और सेम रहेगा तो प्रतिकर्षित होगा। समझ गए होंगे आप। उसके बाद है स्थैतिक विद्युत क्या है? जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में रहती है उसी को हम लोग कहते हैं स्थैतिक विद्युत। और यही फिर 12th के फिजिक्स में जा कर के हम लोगों को पढ़ना होता है। स्थैतिक विद्युत मतलब जब विद्युत रुका हुआ है तो उसमें एक चैप्टरे पढ़ना रहता है। विद्युत रुका हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं स्थैतिक विद्युत, और वो एक चैप्टरे पढ़े रहता है। विद्युत धारा, धारा विद्युत किसको कहते हैं? जब विद्युत आवेश गति में होता है तो उस लोगों को हम लोग धारा विद्युत कहते हैं। मतलब दो विद्युत धारा का दो कैटेगरी यहाँ पे बस आपको दिमाग में डालने के लिए लिखा गया है कि जब विद्युत रुका हुआ है तो उसको हम लोग स्थैतिक विद्युत का विद्युत कहते हैं, और जब विद्युत चलने लगा उसको हम लोग धारा विद्युत कहते हैं। कोई भी चीज़ जब बहने लगता है उसको क्या कहते हैं? धारा। पानी के धारा, पानी बहने लगा तो पानी का धारा। जल का धारा कहते हैं ना, जा। हवा बहने लगा हवा का धारा। इंग्लिश फटफट फटफट बोलने में लगा यानी धारा, क्या बोलते हैं, मूसलाधार इंग्लिश बोले लगा ना, धारा प्रवाह इंग्लिश बोले लगा, इंग्लिश एकदम धारा धारा बोले लगा तो इंग्लिश धारा प्रवाह इंग्लिश बोले। कुछ भी जो लगातार बह रहा है, लगातार हो रहा है, उसको हम लोग धारा कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का बहाव धारा प्रवाह होने लगता है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसी को हम लोग धारा विद्युत कहते हैं। रुका हुआ है तो उसको हम लोग स्थैतिक विद्युत कहते हैं। उसको नोट कीजिएगा सुंदर से जरूर। अब यहाँ से याद रखना है क्या कि इलेक्ट्रॉनों का बहाव होता किधर है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बहता है, तब विद्युत धारा किधर से किधर बहता है, जो आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि जब बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षण होते हैं तथा धनात्मक टर्मिनल पर धन आवेश पर आकर्षित होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं। कहाँ से कहाँ होते हैं? तो ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर प्रवाहित होता है? ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन धन टर्मिनल तक पहुंचते हैं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया से वे बैटरी के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं और पुनः ऋण टर्मिनल पर आ जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का बहाव जो है वो क्या होगा? ऋण से धन, ऋण से धन, इस प्रकार से ऋण से धन। इलेक्ट्रॉन का बहाव जो होगा वो होगा ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर। किधर से किधर होगा? ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर। समझ में आ रहा है? और ठीक इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहता है। ठीक इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या बहता है? विद्युत धारा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बह रहा है यानी विद्युत धारा इधर से इधर बह रहा है, प्लस से माइनस की ओर। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का बहाव जो होता है वो ऋण से धन, और विद्युत धारा का बहाव जो होता है वो धन से ऋण की ओर होता है। रेड जो मार्क देख रहे हैं ये विद्युत धारा को बता रहा है किधर से किधर जा रहा है, और ये वाला देख रहे हैं ये वाला ये इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर गया, यहाँ पहुँचा, तब विद्युत धारा इधर से इधर आया। समझा रहा है ना? बस एक छोटा सा
कुछ नया की तरह इसको याद रखने का कोशिश कीजिए। तरीका थोड़ा सा नया है, हो सकता है कष्ट पहुंचाए, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा तो याद रहेगा हमेशा के लिए। उसके बाद आवेश की उत्पत्ति के कारण, आवेश जो उत्पन्न होता है उसका क्या कारण है? आवेश जो उत्पन्न हुआ कोई वस्तु में उसका कारण क्या है? आवेश का उत्पत्ति का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। सिंपल सी बात अभी अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि समझ लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन 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 1 2 3 4, प्रोटॉन 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 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है 5 प्रोटॉन है। इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन, ठीक है, 2 2 4 1 5। इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन है, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है। तो विद्युत आवेश कब उत्पन्न होगा? जब इसका इलेक्ट्रॉन या तो इसमें जाए या तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाए, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, जगह चेंज। तो इसका इसमें जाएगा या इसका इसमें जाएगा, तब जाकर के हम लोगों को क्या होगा? आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन कब धन आवेश उत्पन्न होगा, कब ऋण आवेश उत्पन्न होगा? जब इलेक्ट्रॉन इससे इसमें गया तो इसमें धन आवेश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और जिसमें गया वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन गया वो धन आवेशित हो जाएगा और जिसमें गया वो ऋण आवेशित हो जाएगा। उसके बाद फिर से एक और सिचुएशन क्रिएट होता है कि अगर उल्टी पूछ दे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन आया उसमें क्या होगा, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आया वो ऋणावेशित होगा और जिससे आया वो क्या होगा? धनावेशित होगा। याद रहेगा। यानी कि अगर कोई पूछता है आपसे कि आवेश की उत्पत्ति का मुख्य रीजन क्या है, तो क्या बताइएगा कि आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण जो है वो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। यानी इलेक्ट्रॉन जो अपना स्थान को बदलता है, स्थानांतरण करता है, वही रीजन है उसका। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है विद्युत धारा, जो कि हम पीछे बताए थे। धारा विद्युत पीछे बताए थे। धारा विद्युत किसको कहते हैं? तो विद्युत के बहाव, जब विद्युत धारा गति में है उसको हम लोग धारा विद्युत कहते हैं। अब विद्युत धारा किसको कहते हैं? वही बात, जब दो आवेशित वस्तुओं को विभिन्न विद्युतीय विभव पर रखकर चालक तार से जोड़ दिया जाता है तो धारा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर निश्चित समय तक प्रवाहित होती रहती है। इसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए इसको समझना कैसे है कि विद्युत धारा किसको कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पंप, ये क्या है? पंप। इस पंप में आधा पानी तो इस पंप में पानी है आधा, और अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो सारा पानी इधर आएगा या नहीं आएगा? इस पंप में अगर मान लीजिए पंप है और इसमें पानी है, दोनों तरफ से बंद है ये पंप, तो अगर हम ऐसे करते हैं तो सारा पानी इधर आ जाएगा कि या नहीं आ जाएगा? यानी कि पानी इधर से इधर आया, उसका रीजन क्या होगा? तो इसका 2 पॉइंट है, इधर और इधर। यानी कि इधर का हाइट कम कर दिए, इसका ऊंचाई बढ़ा दिए, ऊंचाई कम कर दिए, ऊंचाई बढ़ा दिए। तो जिधर ऊंचाई बढ़ाएं उधर से निम्न ऊंचाई की ओर पानी बहने लगा। उच्च ऊंचाई से, ज्यादा ऊंचाई से निम्न ऊंचाई, कम ऊंचाई की ओर क्या बहने लगा? पानी बहने लगा। समझ रहे हैं इस बात को? जब ये एकदम बराबर है ऊंचाई दोनों का, तो पानी कहीं जाएगा इधर से उधर? नहीं जाएगा। ऊंचाई जब बराबर है तो पानी इधर से उधर कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही एक तरफ ऊंचाई बढ़ा दिए, चाहे इधर चाहे उधर, जैसा ही एक तरफ ऊंचाई बढ़ा दिए तो उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की ओर पानी बहने लगता है। उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की ओर पानी बहने लगता है। किधर से किधर बहने लगता है? उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की ओर, उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की ओर पानी बहने लगता है। किधर से किधर? उच्च ऊंचाई से निम्न। अब यही चीज जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको यहाँ पे सोचिए। ऊंचाई का काम इसमें विभव करता है। कौन करता है? विभव। कौन करता है? विभव। कौन करता है? विभव। मान लीजिए ये तार है, ऊंचाई का काम जो हम लोग बोल रहे हैं ये विभव करता है। जैसे हम यहाँ पे ऊंचाई बताए ना, वैसे यहाँ पे विभव होता है। तो विभव जिधर अधिक रहेगा, मान लीजिए इधर ज्यादा है विभव, इधर विभव ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर कम है, तो जिधर ज्यादा है उधर से कम की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाह करने लगता है, तो वही हमारा विद्युत धारा बहने लगता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बात? वही है कि जब दो आवेशित वस्तुओं को विभिन्न विद्युतीय विभव
अब बताइए विभिन्न विद्युतीय विभव, अब इसको हम कहते हैं विभिन्न ऊंचाइयां। अगर विभिन्न ऊंचाइयां नहीं रहेगा तो क्या पानी बहेगा इधर से इधर? नहीं बहेगा। उसी प्रकार से विद्युतीय विभव विभिन्न नहीं रहेगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा बहेगा? नहीं बहेगा। यानी जब दो आवेशित वस्तुओं को विभिन्न विद्युतीय विभव पर रखकर चालक तार से जोड़ दिया जाता है तो धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर निश्चित समय तक प्रवाहित होती रहती है। समझ में आया ये बात? तो जिधर हमारा उच्च विभव होगा, जिधर हमारा उच्च विभव होगा, क्या होगा? उच्च विभव। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने लगता है, वही विद्युत धारा। इसको सेम यही एग्जांपल पे आपको समझ करके रखना है और ध्यान रखना है। याद रहेगा इतना? परिभाषा अगर आप समझ गए होंगे तो बताइए, क्या आप परिभाषा समझ गए हैं? कमेंट करके बताइए। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि मेन जो पॉइंट है हमारा न्यूमेरिकल ये सब के लिए, कि विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को किस चीज से सूचित करते हैं? विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। हम लोग विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। और विद्युत धारा का एस आई मात्रक जो है वो क्या होता है? विद्युत धारा का एस आई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का हमारा एसआई मात्रक क्या होता है? तो हमारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसको शॉर्टकट में ए लिखते हैं। कहाँ चला गया जी? जिसको हम लोग शॉर्टकट में ए लिखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसको सूचित करते हैं आई से। यानी कि विद्युत धारा है क्या? तो विद्युत धारा जो है टी समय तक जो ये जो इसमें उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा बहा, तो वो क्या बहा? आवेश बहा। क्या बहा? आवेश बहा। तो आवेश जो है टी समय तक जब क्यू आवेश बहता है उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया? यहीं से हमारा फॉर्मूला बनता है आई बराबर क्यू बटा टी। जब कोई तार में या कुछ में टी समय तक क्यू आवेश बहता है वही हम लोगों को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। क्या होता है? आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, जिसमें आवेश हमारा Q है, समय हमारा T है, बराबर I। Q बटा T बराबर I। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर IT। क्या लिख सकते हैं? Q बराबर IT। यहाँ से हमारा आवेश का भी फॉर्मूला बन गया। अब आवेश का एसआई मात्रक अगर आप लोगों से कोई पूछेगा जो हमारा Q है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। यहाँ से एक नया पॉइंट जो कि हमको पीछे बताना देना चाहिए था, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? समय का तो सेकंड होता है, आपको पता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। कूलाम होता है। आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। आवेश को किस चीज से सूचित करते हैं? सूचित करते हैं क्यू से। आवेश को सूचित करते हैं क्यू से, और आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जो कि फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुणे समय। अगर आपसे कोई पूछेगा, अब यहाँ से फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, ये सब दिमाग में क्लियर कीजिए और फॉर्मूला पे आइए। फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? अगर आपको पूछेगा आवेश बराबर क्या होता है, तो आपको याद रखना है आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय, जिसको हम लोग कहते हैं Q बराबर IT। Q बराबर IT। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। जैसे हम लोग लंबाई मापते हैं तो लंबाई को मीटर में मापते हैं, उसी प्रकार आवेश, तो आवेश का क्या हो जाता है? कूलाम हो जाता है। क्या हो जाता है? कूलाम, जो कि C लिखा हुआ रहेगा हर एक जगह पे। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर, जो कि हम लोग कैपिटल A लिखते हैं। समय का तो आपको पता है कि सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है, जो क्या बनता है कि I बराबर क्या होगा? तो I बराबर हो जाता है Q बटा T, जहाँ पे I विद्युत धारा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, Q क्या है? Q है आवेश, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, T क्या है? समय। याद रहेगा? बस इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये समझने की चीज़ों को हटा करके मैथ के वे में बोले तो, यानी अगर आपको कभी I दे दिया है और T दे दिया है, Q निकालना है फटाक से निकाल लीजिएगा। अगर आपको कभी Q और T दे दिया, I निकालना है फटाक से निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला हमारा यहाँ से बन गया।
अब भाई आपको एक क्वेश्चन दे दिए हैं फटाक से एकदम गर्मा गर्म। अभी अभी आप फॉर्मूला सीखे हैं, अभी अभी आप क्वेश्चन बताइए फॉर्मूला क्या था, एकदम रिपीट कर लीजिए, याद रखिएगा। फॉर्मूला था Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, आई बराबर Q बटा टी, आई बराबर Q बटा टी। इसी को नीचे कर दिए, ऊपर कर दिए, आई बराबर Q बटा टी, आई बराबर Q बटा टी, आई बराबर Q बटा टी, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, आई बराबर Q बटा टी। याद रहेगा। अब क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी चालक में 2 मिनट तक 3 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो उससे कितनी कूलाम आवेश प्रवाहित होगी। यानी कि कह रहा है कि 2 मिनट तक, तो 2 मिनट जो दिया है वो क्या दिया है, 2 मिनट जो दिया है वो क्या दिया है, तो 2 मिनट जो दिया है वो हमारा समय दिया है। 2 मिनट क्या दिया है, हमारा समय दिया। जो हमारा यहाँ पे दिया है 2 मिनट, वो क्या दिया है, समय दिया। कह रहा है 3 एम्पियर धारा, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं समय इज इक्वल टू 2 मिनट। सॉल्यूशन, उसके बाद 3 एम्पियर धारा यानी विद्युत धारा जो हमारा दिया है वो क्या दिया, विद्युत धारा जो हमारा दिया है वो दिया है 3 एम्पियर। निकालना क्या है, कितना कूलाम आवेश, आवेश निकालना है, यानी क्यू निकालना है। क्यू को ही ना कहते हैं आवेश जिसका मात्रक कूलाम होता है, क्यू बराबर वाट। दिया हुआ क्या है, टी दिया हुआ है और क्यू दिया हुआ है। तो फटाक से फॉर्मूला लगाइएगा, क्या, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, विद्युत धारा यानी आई दिया हुआ है, विद्युत धारा क्यू बराबर आई टी। और फटाक से क्यू रखिएगा, आई का मान 3 रखिएगा, टी का मान रखिएगा 3 दूनी 6, 6 कूलाम हो जाएगा। जैसे ही आप कहिएगा 6 कूलाम, वैसे हम मारेंगे चट्टाक से, क्योंकि ये गलत। क्यों गलत है, क्योंकि हम लोगों को जो यहाँ पे टी लेना है, टी लेना है वो मिनट में दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को लेना है सेकेंड में। यानी आई का मान तो ठीक है कि 3 एम्पियर है, एम्पियर ही लेना है, लेकिन समय 2 मिनट, जो मिनट है इसको हम लोगों को सेकेंड में बदलना पड़ेगा पहले। समझ आ रहा है। तो टी का मान क्या हो जाएगा, 2 मिनट, मिनट से सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा, 60 से। तो 60 से गुना करेंगे तो टी का मान कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड। समझ में आया। अभी गलत हो जाता है ना। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई का मान कितना है 3 एम्पियर, गुने टी का मान कितना है 120, Q बराबर 12 तिया 36, 360, 360 कूलाम, 360 कूलाम आवेश बल। यानी अब इसका मतलब आपको ये समझना है कि कोई तार था, कोई तार था, कोई तार था, उस तार में, कोई तार था, उस तार में जब 3 मिनट तक, कितना मिनट तक, हाँ किधर गया, 2 मिनट तक, 2 मिनट तक 3 एम्पियर धारा बहा, इसका मतलब 360 कूलम आवेश बहा। अगर पूछेगा कि 360 कूलम आवेश था, 3 एम्पियर तक 3 एम्पियर धारा बहाएं तो कितना मिनट तक बहेगा, 2 मिनट तक। समझ में आ रहा है ये बात, तीनों का संबंध आपको समझ में आना चाहिए। नोट कर लीजिएगा, सुंदर से इसको बनाइएगा जरूर। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। कूलाम, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम है। फिर से यहाँ पे हम लिखी दिए हैं, जो कि आपको रिवीजन होगा, याद रखना है चीज़ों को। कूलाम क्या है, तो कूलाम जो है विद्युत आवेशों का एसआई मात्रक यानी यूनिट है कूलाम, जो लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब यहाँ से आपको याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। या फिर इसी को हम उलट दे कि 1 कूलाम के बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो बोलिएगा 1 इलेक्ट्रॉन के 1 कूलाम के बराबर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक वस्तु से दूसरा वस्तु में 1 इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब कितना कूलाम गया। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन गया यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम गया। अगर पूछे कि अगर कोई एक वस्तु से दूसरा वस्तु में 1 कूलाम आवेश गया, कितना गया, 1 कूलाम आवेश गया। तो जब कहेगा 1 कूलाम आवेश गया, इसका मतलब है कि उस वस्तु से उस वस्तु में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गया। समझ में आया, समझ में आया बात। अगर कोई पूछे कि एक वस्तु से दूसरा वस्तु में
एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब कितना कूलम गया, तो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम गया। अगर कहे एक कूलम गया तो कितना इलेक्ट्रॉन गया, तो एक कूलम आवेश बहेगा, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन ठीक इसके पॉजिटिव होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों के कूलम जो है बराबर होता है कितना, 1.6 × 10⁻19। याद रखने के लिए दोनों बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहेगा तो माइनस लगा दीजिएगा, प्रोटॉन कहेगा तो प्लस लगा दीजिएगा। 1.6 × 10⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का -1.6 × 10⁻19 कूलम, याद रहेगा। आवेश का संरक्षण का नियम क्या होता है? तो विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया क्वेश्चन। मिटा देते हैं इसको, लिख लीजिएगा आप लोग नोट्स में जरूर। बहुत फेमस क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश के संरक्षण का नियम क्या है। विद्युत आवेशों का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता। इनका सिर्फ एक पिंड से दूसरे पिंड तक स्थानांतरण किया जा सकता है, यही आवेश का संरक्षण का नियम है। आवेश के संरक्षण का नियम यह कहता है कि ना तो आप इसको बना सकते हैं ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि इससे वस्तु आवेशित हुआ, तो वस्तु आवेशित हुआ इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाहर से हम बनाए आवेश को, इलेक्ट्रॉन को, और इसमें डाल दिए तो आवेशित हो गया, ऐसा हुआ नहीं ना। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बस यही हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो ये ले लिया, कभी इसका 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 ये ले लिया। वही जो इधर से इधर, इधर से इधर हो रहा है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इलेक्ट्रॉन को बनाएं और बना करके एक वस्तु में डाल दें। यही है आवेश के संरक्षण का नियम। सोचिए इस चीज को अच्छा से। आवेश का संरक्षण का नियम क्या है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। अगर कोई वस्तु कोई वस्तु आवेशित है तो उसको हम लोग नष्ट नहीं कर सकते, वो उसका आंतरिक गुण है। ना ही उसको हम लोग उत्पन्न नहीं हम बना के उसमें आवेश डाल सकते हैं, ना ही नहीं बना हुआ को हम नष्ट कर सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम भेज सकते हैं, यानी स्थानांतरण कर सकते हैं। याद रहेगा, यानी विद्युत आवेश हम लोग ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही मतलब कि सिर्फ काम क्या कर सकते हैं, भेजना। भेजना सिर्फ हमारा काम, भेजने के अलावा उसको हम लोग बना नहीं सकते हैं, बनाने के अलावा ना ही उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। इसमें आवेश अगर है छुमंत्रकाली, इससे चल गया इसमें, छुमंत्रकाली इससे चल गया इसमें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और आवेश को बनाया और इसमें डाला, ना ही उसमें होगा डाल दिया, इसमें रहेगा डाल, बना नहीं सकते, नष्ट एक है। तो सिंपल आपको बस इस बात को याद करना है और याद रखना है कि आवेश ना ही हम लोग बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हैं। उसी को आवेश के संरक्षण का नियम कहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2 नंबर में कि आवेश के संरक्षण का नियम क्या है। तो वहाँ फटाक से आपको फेंक के मारना है कि हम लोग आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसी को हम लोग आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को तो आप लोग बना लिए, देख लिए। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो बना करके हम कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, हमारे नंबर पर भी भेजिएगा कि जब कोई वस्तु का आवेश जो है दे दिया है, आवेश दे दिया है 520 कूलम, कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। आवेश 520 कूलम दे दिया है और समय दे दिया है 5 मिनट, तो बताइए कितना धारा बहेगा। अगर कोई वस्तु में 520 कूलम आवेश 5 मिनट तक बहाएंगे तो उसमें कितना धारा बहेगा। अगर कोई वस्तु में 520 कूलम आवेश 5 मिनट तक बहाएंगे तो बताइए उसमें कितना धारा बहेगा। इसका आंसर कमेंट में लिख के मारिए। अब आवेश के संरक्षण का नियम आपको एकदम याद रखना है, नोट करना है, ध्यान रखना है कि आवेश के संरक्षण का नियम किसको कहते हैं। ना हम लोग आवेश को बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, वही हमारा आवेश के संरक्षण का नियम कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर, या फिर ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया क्वेश्चन कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें। एम्पियर क्या है, तो आपको याद रखना है यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। सबसे पहले तो एम्पियर क्या है, एम्पियर जो है वो किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है जी, एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। जब 1 कूलम आवेश को किसी चालक से 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, जब
एक कूलम आवेश को जब, अब यहाँ से ये जो है ना, यही है हमारा इस चीज का परिभाषा। अगर कोई पूछ दे या क्वेश्चन आ जाए कि 1 एम्पियर की परिभाषा को लिखें, तो लिखिएगा जब 1 कूलम आवेश को एक एक किसी चालक में 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो इसे 1 एम्पियर की धारा कहते हैं। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि 1 एम्पियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, या फिर 1 एम्पियर क्या है परिभाषित करें, तो आपको लिखना है कि किसी चालक में जब किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उससे उत्पन्न धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। तो उससे उत्पन्न धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। सिंपल बात है। अगर क्वेश्चन पूछता है, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड तक जब हम लोग प्रवाहित करते हैं तो उससे 1 एम्पियर धारा उत्पन्न होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1 एम्पियर बराबर कूलम बटा सेकेंड इनवर्स। समझ में आया? सिंपल सी बात है। आपको हमेशा ध्यान रखना, याद रखना है कि ये तार है, इसमें 1 कूलम आवेश, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पीछे देखिए, 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 कूलम आवेश में हम लोग बताए थे कि 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। यानी कि जब हम किसी तार में 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करेंगे तब उससे 1 एम्पियर धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। समझ में आया? समझ में आया? बताइए। 1 एम्पियर धारा बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, कूलम बटा सेकेंड इनवर्स 1 एम्पियर। क्या कि जब किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उससे उत्पन्न धारा को 1 एम्पियर धारा कहते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। यह विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, जब 1 कूलम आवेश को किसी चालक से 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है तो 1 एम्पियर धारा कहते हैं। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। धारा की सबसे छोटी मात्रक मिली एम्पियर में मापा जाता है। सबसे छोटी क्या होती है, मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर। विद्युत धारा परिपथ में बैटरी या सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। हम पीछे ही आपको ये चीज बताए थे, कहाँ बताए थे कि विद्युत धारा जो है वो बहेगा धन से ऋण की ओर, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बहेगा ऋण से धन की ओर, और इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत बहता है विद्युत धारा। इसमें वही ना, रेड जो दिख रहा है वो आपको विद्युत धारा की दिशा बता रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत, यानी वही को यहाँ पे एक चीज बताया गया है कि क्या बताया गया है, कहाँ चल गया है, कि विद्युत धारा परिपथ में बैटरी या सेल के धन से ऋण, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है। उसके बाद आपको ये सारी चीजें याद रखने के बाद आ जाइए यहाँ, जो हमारा है कि वैद्युत विभव किसको कहते हैं। वैद्युत स्थैतिक विभव अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक 1 कूलम के इकाई धन आवेश को लाने में किए गए का मात्रा की परिभाषा किया जाता है, जिसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है विभव, पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जब विद्युत धारा में, सबसे पहले विद्युत धारा कैसे बहता है इसको अगर मौखिक में हम समझाए आपको, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को पीछे से वोल्टेज धक्का देता है। कौन देता है, विभव का
जो मात्रक होता है SI मात्रक वो क्या होता है, वोल्टेज, भी वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को वोल्ट जो है, विभव जो है धक्का देता है, तब हमारा विद्युत धारा बहता है, तब हमारा क्या होता है, विद्युत धारा। तो जो धक्का देता है यानी वो काम करता है, क्या करता है, काम करता है। तो वही जितना काम करता है, वो धक्का देने का जो काम करता है, धक्का देकर लाएगा एकदम दूर से जहाँ से भी, तो वही काम को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। वही काम को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव आपको कोई अगर पूछे तो क्या कहिएगा कि अनंत दूरी से या कहीं से भी अनंत दूरी से किसी विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव। इकाई धन आवेश को अनंत विद्युतीय क्षेत्र से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत इकाई कोई भी आवेश है, एक आवेश है, जितना भी आवेश है, एक आवेश है, उसको जब हम कहीं से उठा करके ले करके आए, कहाँ तक ले करके आए, विद्युतीय क्षेत्र तक, तो लाने में जो कार्य किया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। वैद्युत स्थितिक विभव या फिर विद्युतीय विभव कहते हैं। विभवांतर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स तभी गति करते हैं जब किसी परिपथ का चालक के दोनों सिरों के बीच वैद्युत दाब का अंतर, हम क्या बताए थे, पानी तभी बहेगा जब दोनों का ऊंचाई डिफरेंट, बिना ऊंचाई डिफरेंट रहले बहेगा, हाँ, ऊंचाई क्या हो, अलग अलग हो। उसी प्रकार से विभव दोनों सिरों का विभव अलग अलग रहेगा, एक तरफ उच्च एक तरफ निम्न, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन बहेगा और तभी विद्युत धारा बहेगा। तो वही जो विभव का अंतर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर। इसका जरा परिभाषा हम फटाक से अच्छे तरीके से लिखवा देते हैं, ठीक है। इसको गोली मारी, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब इसका जो है परिभाषा बहुत अच्छा से आपको लिखवाते हैं। पहला विद्युत विभव, विद्युत विभव। दूसरा विभवांतर, इसको जरा अच्छा से लिखिएगा। तो विद्युत विभव में हम लोग लिखेंगे कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक, अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। सिंपल सी बात है, याद रहेगा। कोई भी अनंत दूरी से इकाई धन आवेश को, जो अनंत दूरी से इकाई धन आवेश को एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को मात्रक, विद्युत विभव को भी से लिखते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक होता है वोल्ट। एसआई मात्रक इसका क्या होता है, एसआई मात्रक इसका होता है वोल्ट। तो वोल्ट बराबर फॉर्मूला होता है W/Q, W/Q। वोल्ट बराबर V बराबर विभवांतर, विभवांतर बराबर विभव बराबर फॉर्मूला होता है W/Q, जिसमें W क्या होता है, W कार्य होता है, वर्क, कार्य। Q क्या होता है, Q आवेश होता है, आवेश, चार्ज। Q हो गया हमारा आवेश और W हो गया हमारा कार्य। W हमारा क्या हो गया, विभवांतर। अब जो है, अगर इसकी परिभाषा लिखने की बात करें तो परिभाषा में दोनों अगर याद रखना है तो ऐसे याद रखिएगा। इसमें हम लोग लिखे थे इकाई धनावेश को अनंत से, अब इसमें हम लोग लिखेंगे क्योंकि विभवांतर क्या है, उसी क्षेत्र में विभव का अंतर है, हाँ, उच्च से निम्न की ओर जाता है, उसी क्षेत्र में विभव का अंतर है। इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह से कि इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में ही, कहाँ, विद्युत क्षेत्र में ही, कहाँ, तो विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे
बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। याद रहेगा विभवांतर किसको कहते हैं? जब हम कोई अनंत दूरी से कोई इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं तो उसको हम लोग विद्युत विभव कहते हैं, और उसी क्षेत्र का जो अंतर होता है उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। पीछे समझाने का तरीका से भी समझा दिए, कुछ वर्ड्स भी सुंदर से लिखवा दिए। जो वर्ड्स अगर आप याद रखते हैं, इस वर्ड के हिसाब से अगर आप बनाते हैं तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं ना होगा। बी बराबर फॉर्मूला भी बता दिए, डब्ल्यू बटा क्यू होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? अगर पूछेगा क्यू बराबर, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बटा भी। अब देखिए क्यू का यहाँ से दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। पीछे हम लोग पढ़े थे क्यू बराबर आई टी। आई क्या था? विद्युत धारा। टी क्या था? समय। क्यू बराबर आई टी। अभी हम लोग क्यू बराबर क्या पढ़े हैं? अभी हम लोग क्यू बराबर पढ़े हैं भी डब्ल्यू बटा भी। डब्ल्यू बटा भी पढ़े हैं ना? डब्ल्यू क्या? कार्य का ऐसा मतलब क्या था? कार्य को किस चीज में मापा जाता है? जूल में। कार्य को किस चीज में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है। वोल्ट विभव, भी से विभव को किस चीज में मापा जाता है? वोल्ट में। किस में मापा जाता है? वोल्ट में। क्यू आवेश को किस में मापा जाता है? कूलाम में। आवेश को कूलाम में। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत अब ये बताइए, समझ में आया? ये चीज समझ में आया या नहीं आया? अब यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग आगे है क्वेश्चन कि 50 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में, क्वेश्चन है कि 50 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 62.5 जूल है, तो उस बिंदु का विभव यानी ज्ञात करना है। V बराबर वाट। दिया हुआ है 50 कूलम आवेश Q, 50 कूलम, और दिया हुआ है वर्क जो कि है 62.5 जूल। V निकालना। V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो V बराबर होता है W बटा Q। V बराबर क्या होता है? W बटा Q होता है ना, W बटा Q। V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W बाई Q। V बराबर W का मान है 62.5 बटा Q का मान है 50। अब बताइए 62.5 से 5 को 50 से भागा देंगे, 62.50 को भागा, तो ये जब दीजिएगा आप लोग दे लीजिएगा, तो ये आता है 1.25 वोल्ट। 1.25 वोल्ट आ गया? समझ में आ गया कैसे न्यूमेरिकल हम लोगों को बनाना है? 1.25 वोल्ट। कोई दिक्कत है? नहीं, आंसर सही है। यानी कि जब 50 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया वो 62.5 जूल है, तो उसका जो विभव होगा वो विभव होगा कितना? 1.25 वोल्ट। मतलब कि 1.25 वोल्ट से विद्युत धारा बहेगी। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। अब है एमीटर किसको कहते हैं? तो एमीटर एक उपकरण है जिससे हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। एमीटर क्या है? एमीटर एक उपकरण है जिससे हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। परिपथों की विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम संयोजन में सजाया जाता है। दो तरह का संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। समांतर क्रम का एक और नाम है पार्श्व क्रम, ऐसे कर सकते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? डायरेक्ट जोड़ दिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एमीटर को श्रेणी क्रम संयोजन। तो जब डायरेक्ट जोड़ दिया है उसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा ये होता है एमीटर, वो सबसे अच्छा एमीटर वही होता है जिसका प्रतिरोध कम होता है। सबसे अच्छा एमीटर कौन सा होता है? जिसका प्रतिरोध कम होता है। जितना प्रतिरोध कम होगा उतना वो एमीटर अच्छा होगा। जितना प्रतिरोध कम होगा वो एमीटर उतना अच्छा होगा। प्रतिरोध और एमीटर में रिलेशन समझ लीजिए। प्रतिरोध जितना
कम होगा उतना अच्छा एमीटर होगा। मतलब एमीटर जो है उतना एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा विद्युत धारा का। इसीलिए बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है और ऐसे भी घुमा करके पूछ देता है। आपको सबसे पहले तो ये नॉर्मल सी बात है जो कि आपको याद रखना है कि एमीटर क्या है, तो विद्युत धारा मापने का मशीन है, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। लिखिएगा सुंदर से, क्या लिखिएगा कि परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग एमीटर कहते हैं। एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम प्रतिरोध वाला एमीटर अच्छा होता है कि अधिक प्रतिरोध वाला, तो क्या बोलिएगा, बोलिएगा कम प्रतिरोध वाला एमीटर अच्छा होता है। जितना प्रतिरोध कम होगा वो एमीटर उतना अच्छा होगा, कम प्रतिरोध वाला एमीटर अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे है वोल्ट मीटर। उसके बाद क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिससे किसी चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है। वोल्ट मीटर क्या है, एक यंत्र है जिससे जैसे कि हम लोग ए मीटर पढ़े, तो ए मीटर क्या था, एक मीटर एक यंत्र था जिससे हम लोग विद्युत धारा मापते थे। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिससे हम लोग विभवांतर मापते हैं। क्या मापते हैं, विभवांतर। और जितना अधिक प्रतिरोध होगा, इसमें भी याद रखिएगा, जितना प्रतिरोध, जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतना अच्छा वोल्ट मीटर होगा। जितना अधिक प्रतिरोध वाला वोल्ट मीटर होगा उतना अच्छा वोल्ट मीटर होगा। जितना कम प्रतिरोध वाला एमीटर होगा उतना अच्छा एमीटर होगा। अब इसमें याद रखना है, जितना अधिक वाला होगा उतना अच्छा होगा। समझ आ रहा है। वोल्ट मीटर क्या है, एक यंत्र है जिससे हम लोग विभवांतर मापते हैं। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिससे हम लोग विभवांतर मापते हैं। वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिससे हम लोग विभवांतर मापते हैं। और उच्च प्रतिरोध वाला वोल्ट मीटर अच्छा होता है। इसको कैसे जोड़ा जाता है, तो इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम। यहाँ से एक पॉइंट आप लोगों को और ध्यान में आना चाहिए कि जब किसी चीज को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जब किसी यंत्र को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें प्रतिरोध बढ़ता है, और जब हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध घटता है। समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। तो वोल्ट मीटर किसको कहते हैं, तो वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिससे हम लोग विभवांतर मापते हैं। और वोल्ट मीटर वो अच्छा होगा जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ए मीटर वो अच्छा होगा जिसका प्रतिरोध कम होगा। वोल्ट मीटर का संयोजन, वोल्ट मीटर का सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम या पार्श्व क्रम जिसको हम लोग समांतर क्रम कहते हैं, समांतर क्रम संयोजित किया जाता है। ये पॉइंट अभी अभी हम आप लोगों को बता दिए हैं। वोल्ट मीटर किसको कहते हैं, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो सदैव इसको पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम को ही कहते हैं समांतर क्रम। पार्श्व क्रम को ही क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम को ही कहते हैं समांतर क्रम। वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। इसके बाद याद रखना है, वोल्ट विभवांतर किसको कहते हैं, वोल्ट विभवांतर। जो अभी पीछे हम आपको बताएं, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 1 वोल्ट विभवांतर, अच्छा सॉरी, जो अभी हम पीछे बताए ना वही चीज है। जैसे कि हम एम्पियर पढ़ाए थे, एम्पियर के बाद 1 एम्पियर की परिभाषा आता है ना एग्जाम में, वैसे ही 1 वोल्ट की आता है कि 1 वोल्ट विभवांतर का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं। तो 1 वोल्ट विभवांतर जब आ जाए कि 1 वोल्ट विभवांतर का क्या अर्थ होता है, तो याद रखना है, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। यानी कि जब हम लोग किसी विद्युत धारावाही चालक में 2 बिंदुओं के बीच में 1 कूलम आवेश को दूसरे बिंदु तक 1 जूल कार्य करके लेके जा रहे हैं। 1 कूलम आवेश है, कितना है, आवेश जो है 1 कूलम है, और कार्य करके कितना ले जा रहे हैं, 1 जूल कार्य करके उसको दूसरा बिंदु पर लेके जा रहे हैं, तब वहां पे 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, तब वहां पे हम लोग कहते हैं कि विभवांतर 1 वोल्ट है।
तब वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर 1 वोल्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कूलम। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल बटा 1 कूलम। यानी 1 कूलम आवेश को 1 जूल कार्य करके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके गए तो वहीं पे विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो वहां पे विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। जब 1 कूलम आवेश को 1 जूल कार्य करके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो वहां पे 1 वोल्ट, 1 वोल्ट विभवांतर कहते हैं उसको। उसको क्या कहते हैं, उसको 1 वोल्ट। याद रहेगा, सुंदर से इसको ऐसे करके लिख दीजिएगा, कोई नहीं नंबर काटेगा, कोई दिक्कत। याद रखिएगा कि जब एक कूलम आवेश को 1 जूल कार्य करके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं तो वहां 1 वोल्ट विभवांतर होता है। कितना होता है, 1 वोल्ट विभवांतर। उसके बाद हम लोगों को 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण पढ़ना है। एक है हमारा सेल। सेल किसको कहते हैं, आपको ये वन शॉट कैसा लगता है कमेंट में जरूर बता कर आया कीजिएगा। सेल किसको कहते हैं, सेल के साथ साथ बैटरी किसको कहते हैं। जैसे कि 2 चीज आप लोग जरूर देखे होंगे, सेल और बैटरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक होता है कि एक बार लाए खरीद करके, यूज किए, खत्म हो गया, फेंक दिए। एक है कि लाए उसको खरीद करके तो वो उसको चार्ज करेंगे, यूज करेंगे, चार्ज करेंगे, यूज करेंगे, चार्ज करेंगे, यूज करेंगे, ऐसे होता है। तो सेल किसको कहते हैं, जिसको हम लोग घर में लाते हैं और एक बार यूज करते हैं और फिर फेंक देते हैं। ये वाला देखे होंगे छुट हुआ। तो सेल क्या होता है, सेल एक युक्ति है जो अपने अंदर संचित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किसी चालक के 2 सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। उससे आवेशों की गति आती है और विद्युत धारा उत्पन्न होता है। विद्युत धारा उत्पन्न होने का रीजन क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न होने का रीजन है कि उसके विभवांतर को चेंज करना, उच्च से निम्न। तो सेल में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसके दोनों सिरों का विभवांतर को क्या करता है, डिफरेंस कर देता है, अंतर कर देता है। तो उसी से इससे क्या होता है, विद्युत धारा निकलने लगता है, जिससे हम लोग यूज करते हैं किसमें, किसी भी चीज़ में, टीवी के रिमोट में, टॉर्च में, बहुत सारे उपकरणों में इसका यूज किया जाता है। तो सेल क्या है, तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने संचित रासायनिक, इसमें रासायनिक चीजें भरा हुआ रहता है, जो अपने संचित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर चालकों के 2 सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा संचित होती है, जिससे सेल में दोनों सिरों पर विभवांतर का अंतर होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, जिससे विद्युत धारा निकलती है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है। सुंदर से इसको लिखिएगा कि सेल एक युक्ति है जो अपने अंदर संचित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किसी चालक के 2 सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, जिससे आवेशों की गति आती है और विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इसी को हम लोग सेल कहते हैं। सेल के बाद है बैटरी किसको कहते हैं। तो बैटरी क्या है, तो बैटरी 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन से बने युक्ति को बैटरी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक संयोजन से बना युक्ति, 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन से बना युक्ति जो हम लोग बैटरी कहते हैं। इसमें भी सेल ही लगा हुआ होता है, इसमें भी क्या लगा होता है, सेल, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सेल लगा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेल लगा होता है, और जिसके कारण ये क्या होता है, अपने अंदर जब हम इसको चार्ज करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को ग्रहण करके रखता है, फिर ये उसी को हम लोगों को विद्युत धारा के रूप में देता है, और उसमें जो रासायनिक चीज़ें होती हैं इसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करने का काम करती है। यही है हमारा बैटरी। 2 या 2 अधिक सेलों के संयोजन से जो बनता है उसको बैटरी कहते हैं। और सेल एक युक्ति है जो अपने अंदर संचित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किसी चालक के 2 सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, जिससे आवेश की गति आती है और विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अब इसके बाद हमारा एक नया पायदान आ गया कि हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के बारे में, कि विद्युत का हमारे पदार्थों पर क्या प्रभाव है। विद्युत हमारे पदार्थों पे, वस्तुओं पे, चीज़ों पे, आदमियों पर क्या प्रभाव पड़ती है। तो इसका हमारे वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है कि किसी में विद्युत धारा प्रवाह कर पाती है और किसी में विद्युत धारा प्रवाह नहीं कर पाती है। तो इसको हम लोग बांट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो वस्तु में विद्युत धारा प्रवाहित कर जाए उसको हम लोग चालक कहते हैं, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना करे उसको हम लोग कुचालक कहते हैं। तो पहले चालक जानिए किसको कहते हैं। वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उसे चालक कहते हैं। अब इसको ना ही याद करना है, ना ही रटना है, ध्यान रखना है कि वैसा वस्तु जिसमें विद्युत आवेश प्रवाहित कर सके,
वैसा वस्तु जिसमें विद्युत आवेश प्रवाहित कर सके उसी को हम लोग चालक वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक वस्तु। कौन सा वस्तु? वैसा वस्तु जिसमें विद्युत आवेश जो है, वैसा वस्तु जिसमें विद्युत आवेश क्या कर सके, गति कर सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। वे पदार्थ जो अपने विद्युत धारा आवेश को आसानी से प्रवाहित हो सकता है उसे अच्छे, जैसे कि सबसे अच्छा चालक धारा प्रवाह कम प्रतिरोध करते हैं, कुचालक धारा प्रवाह प्रतिरोध। अब ये जो है डिपेंड करता है इस चीज पे, वस्तु के प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। जो वस्तु में प्रतिरोध अधिक है वो कुचालक होगा, प्रतिरोध कम है तो वो चालक होगा। थोड़ा सा प्रतिरोध ज्यादा है तो अच्छा चालक नहीं होगा, प्रतिरोध कम होगा तो अच्छा चालक होगा। ऐसे चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। किसको माना जाता है? चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तांबा, सिल्वर जिसको हम लोग कहते हैं, एल्युमिनियम इत्यादि, लोहा, ये सब क्या है? सारा विद्युत का चालक है। लेकिन जब हम ले लेंगे सूखी लकड़ी, ईंट, पत्थर, तो ये सब क्या है? विद्युत का चालक है? नहीं। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत होकर प्रवाहित हो सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर के विद्युत प्रवाहित हो सके उसको हम लोग चालक कहते हैं, जैसे तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम इत्यादि। अच्छा चालक धारा के प्रवाह का कम प्रतिरोध करते हैं। जो अच्छा चालक है उसमें प्रतिरोध कम होगा, जो खराब चालक है उसमें प्रतिरोध अधिक होगा। चालक है कि कुचालक ये बात प्रतिरोध पे ही डिपेंड करता है। जो अच्छा चालक होगा उसका प्रतिरोध एकदम कम से कम होगा, और जो कुचालक होता है उसका प्रतिरोध बहुत हाई होता है, या अच्छा चालक नहीं होता है तो उसमें कुछ प्रतिरोध होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, आसानी से याद रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल समझिएगा, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा है कुचालक, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, पदार्थ के कुचालक कहलाते हैं। जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, एबोनाइट हो गया, कांच हो गया। ये सब कांच है, सूखी लकड़ी है, या फिर प्लास्टिक का कोई चीज़ है, तो ये सब क्या है? ये सब का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाती है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाती है उसी को हम लोग कुचालक कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे पदार्थ कुचालक कहलाते हैं। बहुत सिंपल बात है। अब बताइए, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस सिंपल आपको क्या करना है, याद रखना है कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है उसको हम लोग अच्छा चालक कहेंगे, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रही है उसमें कुचालक कहेंगे। जो जिसका प्रतिरोध कम से कम होगा वो अच्छा चालक होगा, प्रतिरोध थोड़ा सा ज़्यादा होगा अच्छा चालक नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो वो कुचालक हो जाता है, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक इत्यादि। कोई दिक्कत नहीं। और हमारा जो रूल है वो हमेशा 3 रूल हम याद दिलाते रहेंगे और आपको रिपीट करते रहना है। ऑनलाइन पढ़ने का 3 रूल कौन कौन सा? ऑनलाइन पढ़ाई करके ध्यान रखने का 3 रूल। ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपको पढ़ने नहीं आ रहा है, तो मेरा तीनों रूल याद रखिए। ऑनलाइन पढ़ने का 3 रूल। पहला, लेक्चर को ध्यान से देखना है, एकदम अच्छा से समझना है हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को। और लेक्चर जब अटेंड कर रहे हैं उस समय कोई प्रकार का डिस्ट्रैक्शन को नहीं रखना है, चाहे फ़ोन का नोटिफिकेशन हो, चाहे अगल बगल के लोग हों जहाँ बैठे हुए हैं, कोई प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए लेक्चर लेते समय, और उसको ध्यान से समझना है। दूसरा स्टेप, उसका सुंदर सा नोट्स बनाना है, और नोट्स टीचर के शब्दों से ज़्यादा खुद के शब्दों में होना चाहिए। समझने के बाद टीचर के शब्दों का यूज़ करना है, खुद के शब्दों का यूज़ करना है। थर्ड स्टेप, फिर बाद में उस जो नोट्स आप बनाए उसको रिवीजन जरूर करना है। अगर आप ये तीनों चीज़ करते हैं तो आप बेहतर से बेहतर कर पाइएगा एग्ज़ाम में, और आपको कोई नहीं रोकेगा अच्छा मार्क्स लाने से। अब है चालकता। चालकता क्या है? तो गुण है। चालकता कोई वस्तु का गुण है जो बताता है कि कोई वस्तु जो है कि उसमें विद्युत धारा कितना प्रवाह कर पाएगा, कैसा प्रवाह कर पाएगा। चालकता किसी चालक का वह गुण है जिससे यह अपने अंदर विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देता है। कोई वस्तु का गुण चालकता है, मतलब वो अपने अंदर से विद्युत धारा को, आवेश को प्रवाहित होने देगा। और अति चालकता किसी चालक में होने वाली वह परिघटना है जिसमें वह बहुत कम ताप पर बिल्कुल शून्य प्रतिरोध करता है। चालकता यानी कि कोई वस्तु में प्रतिरोध की मात्रा कम है लेकिन थोड़ा मोड़ा है, तो उसमें वस्तु में आवेश प्रवाहित हो रही है। अति चालकता, उसमें प्रतिरोध एकदम है ही नहीं, एकदम कम है, निम्न ताप पर, उसमें कोई ताप ही नहीं है। जितना हीट बढ़ेगा ना प्रतिरोध उतना बढ़ेगा। हीट एकदम नहीं है, एकदम निम्न ताप पे चल गए हैं
तो वो अति चालकता हो जाता है। अति चालकता कहने का मतलब है उसमें अधिक से अधिक विद्युत धारा बहेगा। तो चालकता किसी चालक का वह गुण है जिससे यह अपने अंदर विद्युत आवेश को प्रवाहित करता है। अति चालकता किसी चालक में होने वाली वह परिघटना है जिसमें वह बहुत कम ताप पर बिल्कुल शून्य प्रतिरोध करता है और अधिक से अधिक आवेश प्रवाह करता है, उसको हम लोग अति चालकता कहते हैं। बहुत ने अति चालाक मतलब बहुत चालाक है, अति चालकता मतलब उसमें आवेश बहुत ज्यादा बहेगा। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। अभी से लेकर के जिंदगी भर जब तक आप नौकरी का तैयारी कीजिएगा तब तक ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। ओम चाचा का नियम, ओम का नियम जो है, ओम के नियम बहुत ही फेवरेट नियम है। तो ओम का नियम बस कुछ नहीं, एक सिंपल सा बात कहता है कि जो हमारा धारा है और जो हमारा विभवांतर है वो समान अनुपात में होता है, वो अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब है ये हुआ हमारा धारा, ये हुआ हमारा धारा, सॉरी ये हुआ हमारा विभव और ये हुआ हमारा धारा, ये हुआ हमारा विभव, ये हुआ हमारा धारा। तो रूल बस सिंपल यही कहता है, ओम जो नियम दे करके गए अपना, बस वो ये इसी चीज को सत्यापित करके गए थे, यही नियम दे करके गए थे कि इसका और इसका अनुपात हमेशा बराबर होगा, भी और आई का अनुपात हमेशा बराबर होगा। यानी भी और आई का अनुपात हमेशा बराबर होगा, इसका मतलब है कि ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है और ये 4 है, अगर तो ये अगर 6 होगा तो ये 8 होगा, समझा रहा है? ये अगर 6 होगा तो ये 8 होगा, मतलब दुगना होगा तो ये भी दुगना होगा। और अगर ये 9 हुआ तो ये भी 12 हो जाएगा, अगर ये 9 हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब कि दोनों का अनुपात हमेशा बराबर रहेगा, दोनों का अनुपात हमेशा बराबर रहेगा। जितना भी बढ़ेगा उतना आई, जितना आई बढ़ेगा उतना भी बढ़ेगा, दोनों एक अनुपात में बढ़ेगा घटेगा। समझ में आ रहा है? यही ओम का नियम, कुछ नहीं। क्योंकि मेरे सरल भाषाओं में आप समझ पाए होंगे ना कि जितना भी बढ़ेगा उतना आई बढ़ेगा, जितना आई बढ़ेगा उतना भी बढ़ेगा, जितना भी बढ़ाएंगे उतना आई बढ़ेगा। यही हमारा ओम का नियम है, जो कि एक नियत क्या होता है, समानुपाती होता है। जो समानुपाती यहाँ पे आर आर लिखा जाता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए, तार का ताप समान रहना चाहिए तब। इससे ओम के नियम कहते हैं। इस मतलब कि वही चीज है कि भी जब बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगा, यही दोनों का बीच एक अनुपात अनुक्रमानुपाती होता है, इसे हम लोग ओम के नियम कहते हैं। जो कि फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर बराबर वी बटा आई या फिर भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर या फिर आई बराबर भी बटा आर, आई बराबर भी बटा आर। इतना सारा फॉर्मूला आपको एकदम याद रखना है, आई बराबर भी बटा आर। तो आपको मतलब कि अगर कोई पूछे ओम का नियम क्या है तो बोलिएगा कि विभव का मान, कोई चालक का विभव का मान समान ताप पर, ताप क्या होना चाहिए, समान ताप पर, समान ताप पर विभव का मान और विद्युत धारा का मान, समान ताप पर विभव का मान और विद्युत धारा का मान समानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको समानुपाती भी कहते हैं, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। किसी धातु के तार में, यहाँ पे यूज कर दीजिएगा, समान ताप पर किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच का विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। समान ताप पर किसी धातु के तार में, लिखिएगा नोट्स में और सुंदर से इसको याद कैसे रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा कि सबसे पहले तो सेम टेम्परेचर होना चाहिए। समान ताप पर किसी धातु की धारा उस धातु के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे ही हम लोग ओम का नियम कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत है? कुल मिलाकर के कुछ नहीं है, एक समझ लीजिए छोटा सा हमारा टॉपिक है जिसमें ओम नाम के कोई वैज्ञानिक फिजिक्स के भौतिकी के ज्ञाता थे जो ये बता करके गए हैं कि भी और आई जो है वो क्या होगा, तो भी और आई जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा, यानी जितना भी बढ़ेगा उतना आई बढ़ेगा, जितना भी घटेगा उतना आई घटेगा। तो इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। भी और आई जो है अनुक्रमानुपाती होता है, भी और आई जो है अनुक्रमानुपाती होता है, भी बराबर फॉर्मूला होता है आई आर या फिर आर आई, भी बटा आई बराबर होता है आर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। याद रहेगा इतना चीज,
इतना चीज आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा कमेंट में फेंक के मारिए। और चीज को दर्शा रहा है कि जब जितना वोल्ट बढ़ेगा उतना विद्युत धारा बढ़ेगा, जितना विद्युत धारा बढ़ेगा उतना वोल्ट बढ़ेगा। हम देखते हैं कि विभवांतर बढ़ने के साथ साथ विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है और विभवांतर घटने के साथ साथ विद्युत धारा का मान घट जाता है, अर्थात इनमें अनुकरण संबंध होता है, अनुक्रमानुपातिक संबंध है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। इधर है विभवांतर भी, इधर है विद्युत धारा आई। अगर जितना विभवांतर बढ़ेगा विद्युत धारा का मान उतना बढ़ते जाएगा, अगर घटेगा तो घटते जाएगा, ये एक समान अनुपात में होता है। इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत है? किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें? नहीं ना दिक्कत है? नहीं दिक्कत। उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध किसको कहते हैं? व्हाट इज रेसिस्टेंस, जिसको अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहते हैं। व्हाट इज रेसिस्टेंस, प्रतिरोध किसको कहते हैं? प्रतिरोध चालक का वह गुण है, प्रतिरोध चालक का वह गुण है, ये जो है वोल्टेज का दुश्मन, प्रतिरोध जो है विभवांतर का दुश्मन है। प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिसमें वह अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है। चालक के इस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम का उपयोग से R बराबर V बटा I होता है, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा। प्रतिरोध क्या है? कोई चालक तार है, उसमें जब विद्युत धारा बहेगा, वोल्टेज धक्का देगा, इधर से वोल्टेज मारेगा धाई से, तो इधर से वो रोके वाला भी रहता है। ये जो रोके वाला रहता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। रोकने वाला जो चचा रहता है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। जब वोल्टेज धक्का देगा इलेक्ट्रॉन को, तो वो जो विद्युत धारा अगर इधर से इधर बह रहा है, इसमें मान लीजिए विद्युत धारा इधर से इधर बह रहा है, इधर से इधर क्या होगा? चलो, विद्युत धारा जो इधर से इधर बह रहा है इसी को हम लोग कहते हैं, इसको रोकने वाला जो रहता है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। जब विद्युत धारा बहेगा, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसका दुश्मन नहीं, समझा रहा है ना? हर एक को रोकने के लिए तैयार है। विद्युत धारा बेचारा चुपचाप अपना काम करे जा रहा है, उसको प्रतिरोध से परेशान करे रोक रहा है। प्रतिरोध वह जितना ज़्यादा रोकेगा उतना खराब वोल्टेज वह रहेगा, तो वोल्टेज वह ज़्यादा रहेगा, प्रतिरोध वह ज़्यादा रहेगा। यानी कि हम आपको समझाना बस इतना ही चाह रहे हैं कि किसी चालक जो विरोध करता है किसका? विद्युत धारा का, आवेश के प्रवाह का, उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसको लिखिएगा सुंदर से कि प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिससे वह अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। चालक के इस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम का उपयोग से R बराबर V बटा I, जो कि ओम के नियम दिए थे कि V और I समानुपातिक है। E बढ़ेगा E घटेगा, E बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा, E घटेगा तो E भी घटेगा, E बढ़ेगा E भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी घटेगा। यही जो है नियतांक इसमें R होता है। आई कोई दिक्कत? किस प्रकार का दिक्कत है? नहीं ना। यानी कि प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिससे वह अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध किसी चालक का या फिर किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वह अपने से होकर गुजरने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे से जा रहे हैं, इधर से रोक रहा है, रुक 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 रुक, तो जो रोक रहा है वो प्रतिरोध हो गया। विद्युत धारा कोई चालक में जा रहा है, इसको ऐसे रोक रहा है, प्रतिरोध हो गया। विद्युत धारा ऐसे जा रहा है, रोक रहा है, इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ट्रेन के स्पीड से जा रहे थे, एक कर का रोक रहा है, तो कर का प्रतिरोध हो गया। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? समझ में तो आएगा ही जब हम पढ़ा रहे हैं। तो एक ओम प्रतिरोध क्या होता है? इफ, यदि, वाह अंग्रेजी, इफ में यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होता है। अच्छा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक नहीं बताएं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऐसे ऐसे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। आर जो है, आर का एसआई मात्रक
ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय होता है। प्रतिरोध कैसे मंत्र क्या होता है? ओम होता है। तो ओम, एक ओम प्रतिरोध का क्या मतलब? तो एक ओम प्रतिरोध का मतलब है कि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। एक ओम प्रतिरोध का मतलब है, लिखिएगा सुंदर से, कि जब किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्टेज है तथा उसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो प्रतिरोध क्या कहलाता है? 1 ओम कहलाता है। यानी कि हम आप लोगों को याद रखना है कि 1 ओम प्रतिरोध कब होता है? 1 ओम प्रतिरोध कब होता है? जब 1 वोल्ट की धारा, 1 वोल्ट दोनों सिरों के बीच का विभवांतर और 1 एम्पियर उसकी धारा बह रही हो, तब उसको हम लोग कहते हैं 1 ओम प्रतिरोध। याद रहेगा। फिर परिवर्ती प्रतिरोध किसको कहते हैं? स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि स्रोत की वोल्टेज के बिना कोई परिवर्तन किए, मतलब कि वोल्ट को कम बेसी नहीं करेंगे, वोल्ट जितना है उतनी रहेगा, वोल्ट जितना है उतनी रहेगा, लेकिन हमको धारा कम करना है। लेकिन धारा कम करने के लिए तो वोल्ट तो कम करना पड़ेगा ना जी। बिना वोल्ट तो कस के धक्का देगा तो धारा कस के भागे करेगा। लेकिन अगर वोल्ट हम कम करना नहीं चाहें, वोल्ट हम कम करना नहीं चाहें और धारा को कम करना चाहें तो उस समय प्रतिरोध का यूज किया जाता है। ऐसा समझो, ऐसा समझो ना। देखो बताते हैं। प्रतिरोध ऐसे सुई एकदम स्पीड में, सॉरी, प्रतिरोध में विद्युत धारा एकदम स्पीड में ही जा रहा है। ब्लैक वाला जो है विद्युत धारा स्पीड में जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसको रेड वाला मान लो वोल्ट धक्का दे रहा है, रेड वाला जो है वोल्टेज धक्का मार रहा है, रेड वाला जो है वोल्टेज धक्का मार रहा है। ब्लैक वाला जो है विद्युत धारा स्पीड में बह रहा है क्योंकि इसको रेड वाला वोल्टेज धक्का मार रहा है। अब हम कहेंगे कि वोल्टेज नहीं कम करो और धक्का मारिए रहा है वो स्पीड में, उसको कम ही नहीं करेंगे तो ये विद्युत धारा कैसे कम होगा? तो विद्युत धारा कम करे के लिए अगुआ से कुछ रोके पड़ेगा, आगे से कुछ से रोकना पड़ेगा इसको। तो आगे से जो रोकते हैं, आगे से रोकने के लिए प्रतिरोध का यूज करेंगे। तो जो प्रतिरोध को यहाँ पे रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? फिर है वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को पढ़ना है कि कौन बातें हैं जो चालक पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना प्रतिरोध होगा। चालक के कौन सी बातें हैं जिस पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना प्रतिरोध होगा? तो चालक का प्रतिरोध का बातें जो है निम्न बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले चालक के लंबाई का समानुपाती होता है। चालक के लंबाई का समानुपाती मतलब कि जो तार होगा, अगर अगर कोई तार है तो जितना लंबा तार रहेगा, जितना लंबा तार रहेगा, जितना अधिक लंबा रहेगा उतना अधिक प्रतिरोध होगा, अधिक प्रतिरोध होगा। लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। ये कहने का मतलब है कि जो हमारा चालक होगा, जो कि मान लीजिए तार होगा अगर, तो वो तार जो है जितना अधिक लंबा होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा। यानी कि अगर आपको घर के दुआरिया से पिछवनिया में लाइट जलावे के बाद और ऐसे घुमा घुमा के ले जाएबा, ऐसे पाकिस्तान उकिस्तान घुमैले ले जाएबा, ऐसे ऐसे ओकर बाद ला के जलाएबा तो यहाँ प्रतिरोध ज़्यादा हो जाए तो वोल्टेज कम मिली। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लेके जाइएगा तब वोल्टेज अधिक मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? ये बात आपको ध्यान रखना, याद रखना है कि जब लंबाई बढ़ा देंगे तब प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कोई चालक तार है, उसका लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कोई भी चालक तार हो, कुछ भी हो, जब उसका हम लोग लंबाई बढ़ा देंगे, जब उसका हम लोग लंबाई बढ़ा देंगे, अगर वो ज़्यादा लंबा है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, लेकिन तार छोटा है तो प्रतिरोध कम होगा। इसलिए कहीं भी कुछ भी घर में लगाते हैं तो कोशिश कीजिए छोटा तार में काम चलाने का। इससे क्या होगा? प्रतिरोध कम लगेगा, वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, धारा ज़्यादा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो वोल्टेज ज़्यादा चाहते हैं तो तार का यूज कम कीजिए, ये इफेक्ट करता है। पहला पॉइंट क्या था? चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, जितना लंबा तार उतना ज़्यादा प्रतिरोध।
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तार जितना मोटा होगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब मोटाइया, जितना मोटा होगा तार, जितना मोटा होगा, प्रतिरोध जितना मोटा होगा, तार जो है जितना मोटा होगा, प्रतिरोध उतना कम होगा, प्रतिरोध उतना कम होगा। तार जितना मोटा होगा, प्रतिरोध उतना कम होगा। समझ में आ रहा है? तार जितना मोटा होगा, प्रतिरोध उतना कम होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? कि तार जितना मोटा होगा, प्रतिरोध उतना कम होगा। अगर आप घर में कोई चीज यूज करने के लिए पतला तार लगाए हैं तो उसका प्रतिरोध ज्यादा बढ़ जाएगा, वो जल्दी हीट हो जाएगा, जल जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन मोटा तार आप लगाए हैं, उसका प्रतिरोध कम होगा, वो अच्छा वोल्टेज और वो अच्छा धारा बहेगा, उसमें अच्छा वोल्टेज से चलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं। फिर तापमान के समानुपाती होता है, यानी कि तापमान जितना बढ़ेगा, तापमान जितना बढ़ेगा, तापमान जितना बढ़ेगा, प्रतिरोध उतना बढ़ेगा, प्रतिरोध उतना बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर कोई तार है वो बहुते गर्म हो गया है तो उसका प्रतिरोध भी बहुते बढ़ जाएगा। अगर कोई तार है वो बहुते गर्म हो गया तो उसका प्रतिरोध बहुते बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वही कोई तार कम गर्म है तो उसका प्रतिरोध कम रहेगा। यानी ताप के समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती होता है। जितना अधिक ताप उतना अधिक प्रतिरोध, जितना कम ताप उतना कम प्रतिरोध। पदार्थ, और ये सबसे बड़ी बात, पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। 3 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। लंबाई जितना ज्यादा रहेगा, प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। मोटाई जितना ज्यादा रहेगा, मोटाई जितना ज्यादा रहेगा, प्रतिरोध उतना कम होगा। पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान जितना ज्यादा रहेगा, प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। बताइए, ये बातें आपको समझ में आई? ये पॉइंट आपको समझ में आया? प्रतिरोधकता क्या होता है? 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता को हम लोग रॉ से लिखते हैं, इसको हम लोग रॉ पढ़ते हैं। क्या? रॉ। रॉ बराबर होता है R गुने A/L। A/L कहने का मतलब है, ये जो है प्रतिरोधकता जो है वो, प्रतिरोधकता जो है वो एक समानुपाती होता है एरिया के, एक के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, और लंबाई के, लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R जो है 1/L, L के व्युत्क्रमानुपाती होता है, L के व्युत्क्रमानुपाती होता है और एरिया का समानुपाती होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। तो रॉ R, ये याद रखना है आपको, इस तरह से रहता है रॉ का साइन। रॉ बराबर R गुने A/L, रॉ बराबर R गुने A/L। ये बातें, चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। याद रहेगा या नहीं मुझे बताइए, याद रहेगा या नहीं, जो आप बताइए कमेंट करके। और इसमें कोई चीजें हैं? नहीं, ठीक है। उसके बाद है हमारा 2, 3 तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में। अब देखिए, प्रतिरोध को 2 तरह से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन बनाना है तो पहले कुछ बातों को ध्यान से समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि 2, 3 तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा। तो इसको बनाने से पहले और एक और क्वेश्चन जो है हमारा कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो हमारा प्रतिरोध कितना होगा। ये दोनों क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। ये 2 चीजें को हम लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम यानी कि बहुत सारे प्रतिरोध को जब डायरेक्ट इस प्रकार से जोड़ दे रहे हैं, R1, R2, R3, तब हम लोग अगर टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तब इसको हम लोग क्या करेंगे? बस ऐड कर देंगे, ये हमारा प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन जो प्रतिरोधों का है बहुत सिंपल है। जब सिंपल अब डायरेक्ट प्रतिरोधों को जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन जब समांतर क्रम की बात आती है, जिसका दूसरा नाम है
पार्श्व क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन जिसका दूसरा नाम है पार्श्व क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन जिसका दूसरा नाम है पार्श्व क्रम संयोजन। उसमें क्या होता है कि दो बिंदु लिया गया, ठीक है, इधर एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया R1, एक बीच में प्रतिरोध जोड़ दिया गया R2, फिर एक ऐसे घुमा करके प्रतिरोध जोड़ दिया गया R3, दिख रहा है। तब हम जब ये टोटल प्रतिरोध हम लोग यहाँ पे निकालने का कोशिश करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है R बराबर 1/R बराबर 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब तीन प्रतिरोधों को एक, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक साथ बिंदु x y के बीच संयोजित किया जाता है, यहाँ मान लो बिंदु x और यहाँ मान लो बिंदु y, x y के साथ संयोजित किया जाता है तो संयोजन पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक व्यष्टिगत प्रतिरोधक में से गुजरने वाले धाराओं के योग के बराबर होती है। यानी कि कुल मिलाकर के आपको ये पूरा बात याद रहे या ना रहे, मेन बात आपको ये याद रखना है। देखिए क्या याद रखना है, दो तरह का होता है, एक होता है हमारा श्रेणी क्रम और एक होता है हमारा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी प्रकार से एकदम चलते चला जाएगा, जो कि इस प्रकार से होता है R1 R2 R3। समांतर क्रम में क्या होता है, दो बिंदु हम यहाँ पे ले लिए, एक ऐसे घूम के गया, एक ऐसे घूम के गया, इसका नाम, यहाँ पे कुछ प्रतिरोध है जिसका नाम हम दे दिए R1, यहाँ पे कुछ प्रतिरोध है जिसका नाम हम लोग दे दिए R2, यहाँ पे कुछ प्रतिरोध है जिसका नाम हम लोग दे दिए R3। इसको हम लोग जब जोड़ते हैं तो 1/R प्लस टोटल प्रतिरोध निकालते हैं तो 1/R इक्वल टू हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके होता है। अब दोनों बात आपको याद रहना चाहिए कि जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सिंपल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जब हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ से आपको याद रखना है और क्वेश्चनों को बनाना है, कैसे बनाना है, जो कि पीछे दो क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 2, 3 तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोध, मतलब तीन प्रतिरोध है, एक है R1 2, R2 3 और R3 जो कि 6 है, तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में। कैसे है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम जब हम लोग निकालते हैं तो क्या बटा में होता है, समांतर क्रम कहने का मतलब हुआ कैसे होगा हमारा प्रतिरोध, हमारा प्रतिरोध ऐसे होगा, ऐसे गया, एक यहाँ पे R1 होगा जो कि 2 है, यहाँ पे R2 होगा जो कि 3 है, और फिर इधर से घूम करके गया जो R3 है जो कि 6 है, यही ना है R1 R2 R3। तो पूछ रहा है कि टोटल यहाँ से यहाँ इस तार में कितना प्रतिरोध है, तो सिंपल 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1, R1 का मान कितना है 2, प्लस 1/R2, R2 का मान कितना है 3, प्लस 1/R3 का मान कितना है 6। तो 1/R इज इक्वल टू 2 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 6 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6 2 एकम 2 प्लस 6 एकम 6 1 एकम 1, यानी कि 1/R जो हमारा हो जाएगा 3 2 5 1 6/6 हो जाएगा, कट गया, 1/R के मान आ गया 1। अब 1/R का मान आया, हमको चाहिए R का मान, तो इसको पलटेंगे, R तो इसको भी पलटेंगे तो 1/1 तो 1/1 ही हो जाएगा। R का मान आ गया 1 ओम, R का मान कितना आ गया, R का जो हमारा वैल्यू आ गया वो आ गया 1 ओम, इतना आ गया हमारा आंसर। R का मान कितना आ गया 1 ओम। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में, 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए। मतलब कि 3 प्रतिरोध है सबसे पहले और तीनों समांतर क्रम में है। यहाँ पे एक है जो कि 3 ओम के है, यहाँ पे एक है जो 3 ओम के है, और यहाँ पे एक है जो कि 3 ही ओम के है। अब इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो टोटल इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो टोटल प्रतिरोध यानी 1/R इक्वल टू R1 है 3, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। 1/R इक्वल टू 3 3 3 कैल्शियम 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि 1/R इज इक्वल टू 3/3 कट गया। 1/R का मान कितना आया, 1/1, यानी कि R को पलटेंगे उसको भी पलटेंगे तो वही 1 आ जाएगा, यानी यहाँ भी R का मान 1 हो मान। समझ में आया? बहुत ही सिंपल था, है ना, सिंपल। बस हम लोगों को क्या करना है, जो समझना है कि समांतर है कि श्रेणी है। तो समांतर क्रम में था तो बटा बटा में बनाया, और सबसे आसान है श्रेणी क्रम में। अगर हम बोलते कि 2, 3 तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। अगर हम बोलते कि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो जब श्रेणी क्रम में बोल देगा तो सिंपल हम लोगों को क्या करना है, ऐड कर देना है। 2 + 3 + 6, 6 3 9 2 11 हो, कितना हो जाएगा, बस याद करना है। तो ये ध्यान रखना जो कि श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 + R2 + R3। ये याद रखना है कि कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में, कौन सा क्रम में है। तो ये अगर फॉर्मूला आप समझ गए होंगे और इस तरह से बनाना सीख जाइएगा तो ये ओम वाला क्वेश्चन छूटेगा नहीं, छूटेगा। श्रेणी क्रम आपको समझ में आ ही गया होगा, पार्श्व क्रम जिसको हम लोग समांतर क्रम कहते हैं समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद हमारा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है हम लोगों को। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कुछ नहीं है, यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा में क्षयित होती है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रतिरोध कहते हैं। कह रहा है कि कोई विद्युत परिपथ जो है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, उसमें अगर जैसे कि सिंपल ऐसे समझिए कि कोई किसी में प्रतिरोध ज्यादा है तो इसका मतलब है वो जो तार होगा वो गर्म होगा, बहुत गर्म, यानी ऊष्मा बढ़ेगा। अगर कोई तार है उसमें प्रतिरोध ज़्यादा है तो जब उसमें धारा बढ़ेगा तो उसमें ऊष्मा बढ़ेगा, ऊष्मा बढ़ेगा यानी कहने का मतलब वो गर्म होगा। क्या होगा, जैसे बहुत पतला तार है, बहुत पतला तार है, उसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो वो क्या होगा, गर्म होगा या नहीं होगा, प्रतिरोध ज़्यादा है तो गर्म होगा। और इसी का उल्टा भी आप सोच सकते हैं कि अगर बहुत गर्म चीज़ है तो उसका प्रतिरोध आ जाए, तार बहुत गर्म है तो उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा, यानी प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो गर्म भी होगा, अगर गर्म ज़्यादा है तो वो प्रतिरोध भी होगा। यही ऊष्मा, विद्युत धारा का ऊष्मा का तापीय प्रभाव है। इसी को सुंदर से बस लिखिएगा शुद्ध वर्डों में कि यदि एक विद्युत परिपथ को विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। बताइए, याद रहेगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और कोई चीज तो इसमें छूट नहीं रहा है हम लोगों का, याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, बताइए फटाक से। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव याद रहेगा या नहीं रहेगा, जो बताइए। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव याद रहेगा, किसी प्रकार का दिक्कत है? जो कि इसका फॉर्मूला जो है ऊष्मा का याद रखिएगा, ऊष्मा यानी एच, एच एच यानी हीट, एच बराबर होता है I²RT। एच बराबर क्या होता है, I²RT। आई क्या है, विद्युत धारा, आर क्या है, प्रतिरोध, टी क्या है, समय। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव हम लोग को ऊष्मा का जो सूत्र है याद रखना है, I² = RT।
याद रखिएगा। जब हम न्यूमेरिकल का क्लास करवाएंगे तो बहुत सारा फार्मूला यूज़ करेंगे, उसमें ये भी एक फार्मूला होगा, ऊष्मा बराबर होता है विद्युत धारा का स्क्वायर गुने प्रतिरोध गुने समय। याद रहेगा। जब कोई तार है उसमें विद्युत धारा बह रहा है, उसमें प्रतिरोध ज़्यादा है तो ऊष्मा बढ़ेगा, और उस या फिर इसी का उल्टा सोच सकते हैं कि ऊष्मा ज़्यादा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यही हमारा उसमें प्रभाव किसका, विद्युत धारा का। यही हमारा इधर भी क्वेश्चन है, फॉर्मूला है ऊर्जा बराबर शक्ति गुने समय। ऊर्जा बराबर शक्ति गुने समय, H बराबर P गुने T। शक्ति बराबर भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, शक्ति बराबर भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, शक्ति बराबर फॉर्मूला याद रखना है। P बराबर होता है, P बराबर होता है V गुने I गुने T, V गुने I स्क्वायर। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। P बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। I स्क्वायर R यानी कि I यानी कि विद्युत धारा का स्क्वायर गुने R यानी कि प्रतिरोध को गुना कर देना है। विद्युत धारा का स्क्वायर करके प्रतिरोध को गुना कर देना, यही हमारा P होता है, यानी P यानी कि शक्ति होता है। ऊर्जा बराबर शक्ति गुने समय, H बराबर P गुने T। P फॉर्मूला कितना सारा जो देखिए, H बराबर P गुने T, पावर गुने समय। अब यहाँ पे P के जगह पे हम लोग रख दिए P का मान, जो कि P का मान होता है I स्क्वायर R। P का फॉर्मूला होता है तो H बराबर हो गया I स्क्वायर गुने RT। H बराबर I स्क्वायर RT या फिर V बराबर I R, फॉर्मूला याद रखना। P बराबर V गुने I, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखना है। H बराबर V गुने I गुने T, 2 I है, गुना होकर के I स्क्वायर बन जाएगा। H क्या है, ऊष्मा है, यही हमारा ऊष्मा है। ऊष्मा बराबर I स्क्वायर RT, हमारा फॉर्मूला याद रखना है कि किसी तार में कितना ऊष्मा उत्पन्न हुआ इसको हमको निकालना है, तो उसके प्रतिरोध, उसके विद्युत धारा को स्क्वायर करके प्रतिरोध में गुना करके समय में गुना कर देंगे, ये हमारा उसका ऊष्मा निकल जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत है? अब हम लोगों को जानना है कि जूल का विद्युत धारा का तापन नियम, इस नियम अनुसार जो मेन इंपॉर्टेंट नियम है, कुछ रूल है इसका, जो देखिए हम लोगों को याद रखना। क्या किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। कोई भी प्रतिरोध में जो ऊष्मा उत्पन्न होगा वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। कहने का मतलब हुआ जो H है वो समानुपाती होता है विद्युत धारा के वर्ग के। विद्युत धारा जो हमारा I है, I जितना बह रहा है उसके वर्ग के समानुपाती होता है हीट, ऊष्मा। क्या, ऊष्मा। प्रतिरोध के समानुपाती होता है क्या, हीट। हीट जो है प्रतिरोध के समानुपाती होता है, मतलब जितना प्रतिरोध बढ़ेगा उतना ऊष्मा बढ़ेगा, जितना प्रतिरोध बढ़ेगा उतना ऊष्मा बढ़ेगा। विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाली समय के समानुपाती होता है। जितना अधिक देरी तक ऊष्मा विद्युत धारा बढ़ेगा उतना अधिक ऊष्मा बढ़ेगा। तो ऊष्मा जो है प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यानी कि R के समानुपाती होता है। समय के समानुपाती होता है, यानी कि T के समानुपाती होता है। H जो है T के भी समानुपाती होता है। तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। मतलब कि तापन हीट जो है वो हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है। मतलब इसमें हम लोगों को चाहिए जितना अधिक से अधिक। हीटर क्या है, हीटर में ऊष्मा का ही नहीं यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या यही ना होता है, अधिक से अधिक ऊष्मा हम उसमें चाहिए, अधिक से अधिक उसमें प्रतिरोध का यूज किया जाता है, तो उससे क्या होता है, अधिक से अधिक हीट निकलता है। तो यानी कि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं अभी, क्या विद्युत धारा को ऊष्मा, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल रहे हैं, विद्युत धारा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल रहे हैं। जो कि जिसका एग्जांपल आप देख सकते हैं हीटर, जिसपे हीटर बहुत सारा का हीटर होता है, पानी गर्म करने का हीटर, खाना बनाने का हीटर, बहुत सारा का हीटर, ठंड में यूज करने वाला हीटर। उसके बाद है प्रेस करने वाला जो आयरन होता है वो भी, तो ये सारा विद्युत ऊर्जा से ही ना ऊष्मा ऊर्जा बनता है। परंतु तो ये सब में वांछनीय होता है, मतलब इस सब में जितना अधिक से अधिक बढ़े उतना अच्छा है। लेकिन जब कंप्यूटर, मोबाइल आदि की बात करें, कंप्यूटर, मोबाइल, तो वो अवांछनीय होता है, मतलब उसमें हीट का जरूरत नहीं। अवांछनीय का मतलब उसमें जितना कम से कम ऊष्मा हो उतना अच्छा। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन बना होता है। जो वो वाला पहले वाला जो आप विद्युत बल्ब देखे हैं उसमें देखे हैं एक तार लगा हुआ होता है, बॉल देखे हैं ना, अभी आगे बताएंगे उसको दिखाएंगे। बॉल में जो तार लगा हुआ था वो टंगस्टन का लगा हुआ था। वो किस चीज़ का लगा होता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, याद रखना है कि विद्युत बल्ब में कौन सा धातु का यूज होता है, तो टंगस्टन का यूज होता है। वो इतना हीट हो जाता है, वो इतना हीट हो जाता है कि लाल एकदम रद करता है, तभी ना इंजर हो जाता है। यह उच्च तापमान पर उपचयित होता है। इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि आपको सिंपल याद रखना है इस चीज़ों को कि ऊष्मा का प्रतिरोध समानुपाती होता है। ये सेम चीज़ यहाँ पे हम लोगों का है।
जितना भी ऊपर चीजें हैं सबका समानुपाती होता है। किसके? विद्युत धारा के, वर्ग के, वोल्टेज के, समय के, सबका समानुपाती होता है। पॉइंटों को लिखिएगा, सुंदर से याद रखिएगा। अब है हमारा विद्युत शक्ति, पावर। पीछे कैसे चला है विद्युत शक्ति जी, तुम पीछे कैसे चला है जी, इसको तो और पहले पढ़ना था। विद्युत शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जो कार्य करने की दर है उसको हम लोग शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपभुक्त होने के दर को शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में उपभुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, इसे विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति बराबर P बराबर VI होता है। P बराबर VI होता है। विद्युत शक्ति किसको कहते हैं? तो जो कार्य करने का दर होता है उसको विद्युत शक्ति कहते हैं। कितना दर से काम कर रहा है, कितना समय कितना काम कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति बराबर P बराबर फॉर्मूला याद रखना है। P बराबर फॉर्मूला होता है V गुने I। P बराबर क्या होता है फॉर्मूला? V गुने I। या फिर P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? I गुने R, I स्क्वायर गुने R। P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर गुने R। P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर गुने R। या फिर P बराबर क्या होता है? V गुने I। ये सारा P का फॉर्मूला याद रखना है। ये किस दर से कार्य कर रहा है उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। कोई बात है? नहीं है? सुंदर से लिखिएगा, समझिएगा और याद रखिए। अब हम लोगों को कुछ चीजों के बारे में पढ़ना है, जो कि सबसे पहले विद्युत बल्ब के बारे में पढ़ना है। किस चीज के बारे में पढ़ना है? विद्युत बल्ब के बारे में। विद्युत बल्ब क्या होता है? विद्युत बल्ब कुछ नहीं होता है, ये विद्युत धारा से ऊष्मा में बदलने का, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हैं। ऊष्मा ऊर्जा जो है प्रकाश देती है, जो कि फिलामेंट है, जो कि टंगस्टन का लगा हुआ होता है। किस चीज़ का लगा होता है? टंगस्टन का। इस तरह से घोड़ा हुआ रहता है। देखे ना आप लोग, देखे पहले यही बल्ब चलता था। पहले जो है बल्ब चलता था शीशा वाला, जिसमें तार लटका हुआ रहता था, बीच में जो दिखता था वो टंगस्टन का रहता था। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। किस चीज़ को दर्शाता है? ऊष्मीय प्रभाव को, क्योंकि इससे ऊष्मा से ही लाइट निकलता है। बल्ब के अंदर का चालक तार इतना गर्म हो जाता है कि उसे प्रकाश निकलने लगता है, अतः इसे ताप्तदीप्त लैंप भी कहते हैं। विद्युत, इसे क्या कहते हैं? ताप्तदीप्त लैंप भी कहते हैं। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। इसके अंदर टंगस्टन का तार बना तंतु होता है। टंगस्टन का गलनांक काफी अधिक होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस उसको मिलेगा, तभी वो गलेगा। यही लिखा हुआ है 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी 3000, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। यानी वो जो टंगस्टन होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तब वो गलेगा, लेकिन उससे पहले वो लाल कतरत करता है। देखिए इससे अधिक होता है। बल्ब के अंदर की हवा निकाल कर उसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है। उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? निष्क्रिय गैस भरा दिया जाता है, क्योंकि यदि हवा की उस उपस्थिति में फिलामेंट से धारा प्रवाहित कराई जाए तो गर्म होने पर यह ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें निष्क्रिय गैस नहीं भरा जाएगा तो ये इसमें जब बहुत ज़्यादा उष्मा जाएगा तो ये क्या भंगुर हो जाएगा, भंगुर होकर टूट जाएगा, गिर जाएगा। कराई जाए तो गर्म होने पर यह ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा तथा चूर चूर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में टंगस्टन वाष्पन को रोकने के लिए, टंगस्टन के भंगुर ना हो, वाष्पन ना हो, इसको रोकने के लिए बल्ब में के अंदर कुछ मात्रा में निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। फिलामेंट के सिरों को चालक तार के द्वारा बल्ब के आधार से जोड़ दिया जाता है और बल्ब आधार एक होल्डर से लगाया जाता है, जिससे धातु की पिन चालक तारों को स्पर्श करते हैं और पिन मुंह पे था। मतलब कि कुछ नहीं है, ये बल्ब का स्ट्रक्चर है। बल्ब का क्या है? स्ट्रक्चर है। यानी कि बल्ब में सबसे पहले 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है? इसमें निष्क्रिय गैस भरा हुआ होता है। इसमें कौन सा गैस भरा होता है? निष्क्रिय गैस भरा हुआ होता है। क्यों भरा हुआ था निष्क्रिय गैस? क्योंकि अगर इसमें हम निष्क्रिय गैस नहीं भरेंगे तो ये क्या होगा? भंगुर हो जाएगा। निष्क्रिय गैस भरा होता है, उसका फिलामेंट जो ये तार देखते हैं वो क्या होता है? वो टंगस्टन का होता है। उसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? क्योंकि अगर उसमें निष्क्रिय गैस नहीं रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, तो वो ऑक्सीकृत होकर के वाष्प बनेगा। वो ऑक्सीकृत होकर के वाष्प बनेगा और वो भंगुर जैसा टूटेगा, जो भी होगा। इसीलिए, और उसमें एक तार जोड़ा जाता है जो कि इधर निकला हुआ रहता है, ये होल्डर में जोड़ा जाता है। होल्डर में 2 तार जुड़ा हुआ रहता है उसमें। यही हमारा क्या है? विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में 2-3 बात याद रखना है। इसमें कौन सा गैस भरा हुआ होता है? तो निष्क्रिय गैस भरा हुआ होता है। इसका जो ये फिलामेंट है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो टंगस्टन का बना हुआ होता है। उसके बाद है हमारा विद्युत हीटर। विद्युत हीटर क्या है? विद्युत हीटर कुछ नहीं है। विद्युत हीटर में धातु के आधार पर चीनी मिट्टी, सबसे पहले तो धातु का आधार रहता है, उसके ऊपर चीनी मिट्टी लगाया जाता है। कौन सा मिट्टी लगाया जाता है? विद्युत हीटर में धातु के आधार पर चीनी मिट्टी एक नीचे चिपटी प्लेट लगी रहती है, जिसमें वक्राकार खांचे बनी रहती है। इन वक्राकार खांचों में
नाइक्रोम, निकेल प्लस क्रोमियम से जो बनता है नाइक्रोम के तार बनी की कुंडली फैली रहती है तथा इसके सिरे मुख्य तारों से जुड़े रहते हैं। नाइक्रोम का तार विशिष्ट प्रतिरोध एवं गलनांक काफी अधिक होता है। प्रबल धारा प्रवाहित करने पर यह भी गलता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग कुंडली के रूप में किया जाता है। जो हम लोग विद्युत हीटर खाना बनाने में किस चीज़ में यूज़ करते हैं, उसमें अगर पूछेगा कौन सा तार यूज होता है, नाइक्रोम का तार यूज होता है। किस किस चीज़ का तार यूज होता है, नाइक्रोम का। उसका नीचे जो है वो लोहा का होता है और उसके ऊपर जो भाग होता है वो चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है। चीनी मिट्टी में खांचा बना हुआ था, वो खांचा इसलिए बना होता है, उसमें नाइक्रोम का तार डाला जाता है और वो नाइक्रोम का तार जो है फिर जा करके लाइन से जुड़ा हुआ होता है और वही जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो ये सारा चीज़ क्या है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव है। ये जो अभी पीछे हम बताएं, ये विद्युत का उष्मीय प्रभाव के कारण हम लोग ये फिलामेंट में बॉल जला पाते थे। विद्युत हीटर का यूज जो हम लोग कर पाते हैं, इसमें भी क्या है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है। विद्युत धारा से उष्मा में परिवर्तित होता है, विद्युत धारा से उष्मा में परिवर्तित होता है। बहुत ज़्यादा धारा बहेगा, बहुत ज़्यादा हीट होगा, गर्म होगा तो जा करके ये होता है। ठीक है। उसके बाद है हमारा विद्युत इस्त्री। उसके बाद हमारा क्या है, विद्युत इस्त्री। इलेक्ट्रिक आयरन क्या है, तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है विद्युत इस्त्री में उष्मीय अवयव नाइक्रोम की पतली पतली पत्ती होती है। पीछे जो है नाइक्रोम का तार होता है, लेकिन इसमें नाइक्रोम का पतली पत्ती का यूज होता है, पत्ती का बना होता है। अभ्रक की पत्ती और उसके ऊपर जो है अभ्रक की पत्ती चढ़ा दिया जाता है। अभ्रक की पत्ती पर नाइक्रोम का तार लपेट कर रहता है। इस पत्ती को ऊपर और नीचे से अभ्रक की ही दो पत्तियों के बीच में रखते हुए लोहे के प्लेट ऊपर कस दिया जाता है ताकि इस्त्री की बाहरी ढांचे का विद्युत संपर्क ना करता रहे। तार से जब धारा प्रवाह कराई जाती है तो यह गर्म होकर के लोहे के प्लेट को गर्म कर देता है। बीच में होता है किस चीज़ का, बीच में होता है जो होता है नाइक्रोम की पतली पत्ती और ऊपर और नीचे उसमें लोहे का पत्ती रहता है, जो कि नाइक्रोम गर्म हुआ, अभ्रक बीच में रख दिया जाता है ताकि बीच में इसीलिए अभ्रक रख दिया जाता है कि उससे करंट ना पास हो सके। और उसके बाद होता है हमारा लोहा का पतली पतली जो कि गर्म करता है और जा करके हम अपने कपड़ों को इस्त्री कर पाते हैं। ये होता है हमारा विद्युत इस्त्री का काम। बताइए यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। जो क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछी गई है, बोर्ड में हर एक जगह पे पूछी गई है, जो आपको ध्यान में रखना है, जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, विद्युत परिपथ किसको कहते हैं। तब आपको ध्यान में रखना है और लिख करके आना है, किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। बस सिंपल सा बात है जो आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है कि विद्युत परिपथ किसको कहते हैं, किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को, किसी विद्युत धारा के सतत यानी लगातार और बंद है चारों तरफ से, उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है, जो कि हम पहले वीडियो में समझा चुके हैं कि 1 कूलम आवेश जब 1 सेकंड तक बहेगा तो उसी को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर, जो कि किसका है, विद्युत धारा का मात्रक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को अगला क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 कि 1 कूलम आवेश की रचना, 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश कितना, 1 इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये 10⁻⁻19 ऊपर है, ठीक ना, -19 कूलम होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कुल आवेश बटा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जो कि होता है 1 बटा 1.6 × 10⁻⁻19, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाता है, 6 × 2 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 × 10⁻18 प्लस 18 इलेक्ट्रॉन। 6 गुने लगभग 6 लेकर चलते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम आवेश में होता है। 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 × 10⁻18। कुल आवेश 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19, जो कि किसके बराबर होता है, 6.25 × 10⁻18 के बराबर होता है। ये हो -19 भी ऊपर में है और ये 18 भी ऊपर में है। अतः 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक कह रहा है कि 1 कूलम आवेश रचना करने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बहेगा, तो 1 कूलम आवेश बहेगा। तो 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, या फिर जिसको हम लोग 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कहेंगे। किसी प्रकार का समस्या दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस युक्ति का नाम लिखिए
उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। कौन ऐसा युक्ति है जो सिरों के चालक पर विभवांतर बनाए में रखने में काम करता है? तो वो आवश्यक युक्ति जो सेल और सेलों से बनी बैटरी या विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। कौन विभवांतर बनाए में रखने की सहायता करती है? सेल या सेलों से बनी हुई बैटरी बनाए रखने में सहायता करती है। यह बैटरी वह उपकरण है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए में रखने में मदद करती है। विभवांतर बनाए रखने में कौन सी मदद करती है युक्ति? तो याद रखिएगा बैटरी। जो बैटरी किससे बना हुआ होता है? बहुत सारे सेलों से मिलकर के, बहुत सारे सेलों से मिलकर के, जो कि हम पीछे आपको बता दी हैं सेल क्या है और